अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां से हमने प्रीवियसली छोड़ा था। कहां से छोड़ा था हमने प्रीवियसली? हमने छोड़ा था फिजिकल लेयर को पढ़कर। आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स टेक्निक्स, जिसमें फोकस रहेगा हमारा चैनल एलोकेशन में। लैन प्रोटोकॉल्स यानी लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और अलोहा प्रोटोकॉल्स, ये सब क्या होता है ये सब हम लोग डिटेल में आज के इस क्रैश कोर्स में पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था उसमें से कुछ मेजर टॉपिक्स थे जिसका नाम मैं आपको जस्ट याद दिलाने के लिए बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने कवर कर लिया है इन डिटेल, जो कि फिजिकल लेयर के अंदर आता है। इंट्रोडक्शन हमने समझा था फिजिकल लेयर का मेन काम, मेन मकसद और क्या होता है, एवरीथिंग डिटेल। उसके बाद हम लोगों ने समझा था ट्रांसमिशन के बारे में, ट्रांसमिशन क्या होता है, कितना टाइप का होता है। फिर हमने समझा था ट्रांसमिशन मोड कितना होता है, कैसे होता है। फिर हमने मॉड्यूलेशन टेक्निक समझा था और ये भी देखा था कि मॉड्यूलेशन टेक्निक क्यों जरूरी होता है। फिर हमने स्विचिंग के मेथड्स देखे थे, हर मेथड का क्या काम है, हर मेथड कैसे काम करता है, कब कौन सा इस्तेमाल करना है, ये सब देखे थे। फिर हम लोगों ने एक एक जो ये स्विचिंग मेथड्स हैं इनको डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्विस और डिजिटल नेटवर्क, इसको हमने बहुत तफसील से पढ़ा था। इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद इसका हमने आर्किटेक्चर देखा था। और आर्किटेक्चर में एज यू कैन सी टर्मिनल इक्विपमेंट है, बेस रेट इंटरफेस है और प्राइमरी रेट इंटरफेस है, ये सबको हमने डिटेल में देखा था। फिर ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ये हमने देखा था। फिर इसमें कौन कौन सा चैनल्स है वो हमने देखा था, यानी काम कैसे करते हैं। फिर टर्मिनल हैंडलिंग देखा था हमने इसका। फिर हमने डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट देखा था और फिर टर्मिनल का कॉन्फ़िगरेशंस भी देखा था और इम्यूलेशंस भी देखा था। तो फिजिकल लेयर में हम लोगों ने बेसिकली फिजिकल लेयर का जो बेसिक्स था वो समझा था और ISDN के ऊपर बहुत डिटेल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी से कंटिन्यू, ये एग्जैक्ट सेम ऑर्डर में ही आपको देखना है, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड टेक्निक्स, जिसमें एलोकेशन ऑफ चैनल, लैन प्रोटोकॉल एंड अलोहा प्रोटोकॉल, इसमें भी बहुत सारे टेक्निकल चीजें आएगी जो बहुत से लोग स्किप कर जाते हैं, बट हम लोग नहीं करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान तरीके से एग्जांपल्स देके आपको समझा सकूं। तो ये शुरू करते हैं। बिफोर वेस्टिंग टाइम, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यही सही वक्त है सब्सक्राइब कर लेने का, बुकमार्क कर लेना मेरे चैनल को, ताकि फ्यूचर में भी ऐसे इस सब्जेक्ट में हो या कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में हो या अदर सब्जेक्ट्स अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं तो उस पर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस पर एक अच्छा सा वीडियो लेकर आ जाऊंगा। डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड टेक्निक्स, चैनल एलोकेशन, लाइन प्रोटोकॉल एंड अलोहा प्रोटोकॉल। जैसे इस फोटो में आपको दिख रहा है काफी कॉम्प्लेक्स चीज बना हुआ है, हालांकि सच बताऊं तो ये पूरा का पूरा टॉपिक इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपके लिए आसान बन जाएगा, ठीक है। In the vast landscape of data communication protocol and techniques, understanding allocation channel and interfaces of LAN protocol and the efficiency of Aloha protocol is a fundamental to a modern networking system। यानी आज का पूरा जो हमारा क्रैश कोर्स है ना, उसका मकसद मैंने यहाँ पर बता दिया एक लाइन या दो लाइन के अंदर। क्या है, हमने बताया कि यार आज के टाइम पे जो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी इमर्ज हो चुका है, इतना ज्यादा कुछ आजकल मार्केट में है, हर फील्ड में भीड़ है, सब कुछ आ चुका है। अभी आज का जमाना 2026 ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा यार ये कैसे करूं, ये कैसे करूं। सब कुछ आज एक्सेसिबल होता है, सब कुछ का नॉलेज आपको आज इजिली मिल जाता है, हर चीज के लिए कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज बना हुआ है। तो हम लोग अगर बात करें नेटवर्किंग के, तो आज के इस लैंडस्केप, वास्ट लैंडस्केप में जहां पर डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और टेक्निक्स के बारे में बात किए जाते हैं और डेवलपमेंट होते हैं इस डोमेन में, हम लोग क्या समझेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो है चैनल एलोकेशन। ये हम लोग समझेंगे कि चैनल एलोकेशन क्या होता है, कैसे होता है। दूसरा हम लोग समझेंगे इंटरकैसेस ऑफ द प्रोटोकॉल्स, लाइन प्रोटोकॉल्स। इंटरकैसेस प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? इंटरकैसेस का मतलब आप ये समझिए कि किसी चीज को, कॉम्प्लेक्स चीज को खोलना, उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करना, यानी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना उसके अंदर जाके। तो ये हम लोग समझेंगे, यानी लैंड प्रोटोकॉल समझेंगे और एफिशिएंसी ऑफ अलोहा प्रोटोकॉल। ये तीन चीज हम लोग पकड़ रहे हैं और ये तीन चीज हम लोग समझेंगे जो कि मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क का फंडामेंटल है। समझ में आ रहा है ना? बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें फिजिकल लेयर हमने देखा था, लेकिन हम लोग मॉडर्न जमाने में है, क्लासिकल जमाने में नहीं है, तो मॉडर्न जमाने का टेक्निक्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो मॉडर्न जमाने का जो टेक्निक है उसमें से तीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको जानना है, जो आज इस क्रैश कोर्स में इंशाल्लाह मैं कवर करने वाला हूँ। और आपको इस क्रैश कोर्स को देखने के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये तीनों का तीनों टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। इतना नहीं कि सिर्फ आपको समझ में आएगा, आप दूसरे को इवन एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, विच इज एलोकेशन ऑफ चैनल, ये समझेंगे, लैन प्रोटोकॉल और अलोहा प्रोटोकॉल। ये मैं इसलिए इतना क्लियर करके बता रहा हूँ ना, ताकि मकसद पता होना चाहिए, आपका गोल, आपका लक्ष्य आपको क्लियर होना चाहिए। ये तीन चीज हमारा फोकस है। इंट्रोडक्शन। चैनल एलोकेशन refers to the methodologies employed to manage and distribute of a communication resource within the network। बहुत फंडामेंटल लाइन है ये, आगे के पूरे टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा उसके लिए। चैनल एलोकेशन का मतलब समझा रहा हूँ यहाँ पर मैं कि चैनल एलोकेशन इस चीज को बोला जाता है या इस चीज पर बोला जाता है कि जो एक मेथडोलॉजी है, काम करने का तरीका है, एक सोच है, एक प्रोसेस है जो कि मैनेज करता है कम्युनिकेशन को, कि किस तरीके से नेटवर्क के अंदर रिसोर्स को
बांटा जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। समझ में आ रहा है? नेटवर्क के अंदर रिसोर्सेस को किस तरीके से बांटा जाए, ये एक तरीका हो गया, एक काम हो गया। इस काम को, इस तरीके को ही चैनल एलोकेशन कहते हैं। वो जो बांट रहे हैं ना, जैसे लंगर बंटता है, वो जो बांट रहे हैं आप, उसी को एलोकेट करना बोलते हैं कि दे देना, तुमको दे दिया, तुमको दे दिया। लेकिन यहाँ पर बांटने का मतलब ये नहीं है कि बस दे दिया। यहाँ पर बांटने का मतलब है कि आप एक ऐसा मेथोडोलॉजी, एक ऐसा प्रोसेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसोर्सेस को विद इन द नेटवर्क। ठीक है, यानी ये स्पेसिफिक है। समझ में आ गया आपको? चैनल एलोकेशन का मतलब ये होता है कि नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन रिसोर्स को बांट देना। क्लियर? इंश्योर ऑप्टिमल इनिशियलाइजेशन ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ। और इस चीज का खास ध्यान रखना कि जो इस्तेमाल होता है बैंडविड्थ का, जो अवेलेबल बैंडविड्थ होता है नेटवर्क में, जो यूजर्स यूज कर रहे हैं, या फिर नेटवर्क का खुद का जो बैंडविड्थ होता है, वो ऑप्टिमल तरीके से, अच्छे तरीके से, सही तरीके से, विदाउट वेस्टेज इस्तेमाल हो। अब आप बोलेंगे समझ आ गया, लेकिन बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ वो चीज को कहा जाता है जो मैक्सिमम लिमिट और लोड बताता है कि एक वक्त में कितना डेटा ट्रांसफर हो सकता है मैक्सिमम। जिसका एग्जांपल आप देखते होंगे जब आप नेट रिचार्ज करते होंगे, तो वहां पर आता होगा स्पीड कितना है भाई आपका नेट का, वो बोलेगा 30 MBPS पर सेकेंड, यानी 30 MB ही पर सेकेंड वो आपको ट्रांसफर कर सकता है, यानी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो थोड़ा सा और ज्यादा रिसर्च करते हैं इसके बारे में, या थोड़ा सा और जानते हैं, उनको ये पता होगा कि अपलोडिंग स्पीड और डाउनलोडिंग स्पीड में फर्क है, दोनों में अलग है। और जब आप कोई भी बैंडविड्थ से, यानी कोई भी जो ISP प्रोवाइडर से लेते हैं ना, यानी अपना पैकेज लेते हैं वाईफाई रिचार्ज करने के लिए, तो वहां पर अलग अलग पैकेज, यानी जरूरी नहीं है कि 80 MBPS आपको दिखाता होगा तो वो डाउनलोडिंग स्पीड है। अपलोडिंग स्पीड 80 MBPS नहीं होता है, उससे कम होता है। ठीक हो गया? तो इसी चीज को, वो जो स्पीड है पर सेकंड, उसी को बोलते हैं बैंडविड्थ, यानी मैक्सिमम लेवल ऑफ ट्रांसफर रेट। वेरियस टेक्निक्स सच एज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, बहुत सारा टेक्निक्स होता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको FDM भी कहा जाता है। इसी तरीके से टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको TDM भी कहा जाता है। ये PUBG वाला TDM नहीं है, ये नेटवर्किंग वाला TDM है। एंड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको CDM भी कहा जाता है, CMD नहीं कहा जाता। कोडर्स जो होते हैं वो CMD कह देंगे, नहीं, CMD नहीं है, कमांड लाइन वाली, ये CDM है। ठीक है? डिलाइनेट हाउ चैनल आर अपॉइंटेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कितने सही, यानी प्रिसाइज तरीके से चैनल अपॉइंट हो रहा है। ईच ऑफरिंग यूनिक एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। अब इस पूरे, अब देखिए, क्योंकि अभी जस्ट हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है और तकरीबन 5 से 6 10 मिनट में इसी 2-3 लाइन पे क्यों गुजार रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस क्रैश कोर्स भी देखा तो आपको पता होगा ये, कि जो फंडामेंटल पॉइंट होता है, मैं वहां पर बहुत टाइम लेता हूँ और आपको समझाता हूँ ये, क्योंकि अगर आपका बुनियाद, आपका फंडामेंटल ही स्ट्रांग नहीं है, तो आगे जो भी पढ़ेंगे वो बाउंसर ही जाने वाला है। फंडामेंटल एक बार स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो जो भी आगे पढ़ेंगे फिर वो स्पीड में जाएंगे और सब आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो अब इस पूरे के पूरे लाइन को डिकोड करते हैं और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा। चैनल एलोकेशन एक मेथोडोलॉजी है, एक प्रोसेस है। एक इंसान आके बोलता है कि यार एग्जाम में पास हो जाओगे, मेरा ये रूल्स फॉलो कर लो, वो मेथोडोलॉजी हो गया। तो एक मेथोडोलॉजी है चैनल एलोकेशन, यानी चैनल एलोकेशन एक मेथोडोलॉजी पर बोला जाता है, जिसमें आप क्या करते, क्या है, जिसमें आप क्या करते हैं ना, मैनेज करते हैं। किस चीज को मैनेज करते हैं? नेटवर्क के अंदर जो रिसोर्स है उसको आपस में बांटने में मैनेज करते हैं। अब ये जो काम आप करेंगे, नेटवर्क के अंदर रिसोर्स को आपस में बांटेंगे, तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है। और साथ साथ आप ये भी ध्यान रखते हैं ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेटवर्क में रिसोर्स को बांटना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि बैंडविड्थ जो है, जो मैक्सिमम रेट होता है, वो भी कम से कम खर्चा हो। लेकिन ये पूरा का पूरा जो काम है, ये जो मेथोडोलॉजी है, ये जो चैनल एलोकेशन है, इसको करेंगे कैसे? समझ तो आ गया। इसको करने के लिए कुछ टेक्निक्स है, उनमें से 3 टेक्निक हमने यहाँ पर बताया। एक है FMD, जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब इसका मतलब क्या होता है पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये एक टेक्निक होता है। दूसरा टेक्निक होता है TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तीसरा टेक्निक होता है कोड विजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी CDM। तो ये सब टेक्निक्स ये बताता है कि किस तरीके से प्रिसाइजली, किस तरीके से एक्यूरेटली चैनल्स अपॉइंट होते हैं, कहां पर? विद इन द नेटवर्क। ईच ऑफरिंग यूनिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी सॉरी, ऑफरिंग यूनिक एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। तो हर जो वेरियस टेक्निक है, चाहे वो FDM हो, TDM हो या CDM हो, ये अलग अलग खासियत के साथ आते हैं और अलग अलग जगह इस्तेमाल होते हैं। इतना क्लियर हो गया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे का आधा घंटा 40 मिनट सिर्फ इसी को डिटेल में हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अब आगे समझिए, ये पूरा का पूरा चैनल एलोकेशन को कवर करता है ये चीज। ठीक है? अब लैन प्रोटोकॉल क्या होता है? लैन प्रोटोकॉल गवर्न्स द ऑपरेशन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। लैन प्रोटोकॉल इस चीज को देखता है, संभालता है, कंट्रोल करता है, चलाता है। क्या? लोकल एरिया नेटवर्क में ऑपरेशंस कैसा करके हो रहा है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में काम कैसे करके हो रहा है। ठीक है? डिलाइनेटिंग द रूल्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन विद इन अ कन्फाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, यानी
कितना एक्यूरेट और प्रिसाइज तरीके से डेटा ट्रांसमिशन होगा और डेटा रिसीव होगा एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, इसका ध्यान रखता है वो। यानी एक जाहिर सी बात है, एक पाबंदी, एक रूल्स होता है ना कि इन रूल्स के तहत आपको डेटा ट्रांसमिशन करना है एंड रिसीव करना है विद इन द स्पेसिफिक कन्फाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया जब बोलते हैं तो इसका मतलब अपना मोहल्ला एरिया वाला, जैसे हम लोग कहते हैं ना 5 किलोमीटर दूर तो XYZ जगह है, वो वही वाला ज्योग्राफिकल एरिया। तो बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है, यानी लैंड प्रोटोकॉल क्या करता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क में देखेगा। और लोकल एरिया नेटवर्क में क्या देखेगा कि जो डेटा ट्रांसमिशन और रिसीव हो रहा है ना एक पर्टिकुलर एरिया में, वो अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से हो। ठीक हो गया। प्रोमिनेंट एग्जांपल लाइक इथरनेट एंड वाईफाई प्रोटोकॉल्स डिफाइन द स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। और इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे आप इथरनेट इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इथरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे आप वाईफाई प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब लोकल एरिया नेटवर्क में आता है। जाहिर सी बात, आप अपना वाईफाई अपने दोस्त को दे नहीं सकते जो आपसे 10 किलोमीटर दूर बैठा है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया बहुत वाइड है, वो बहुत दूर है आपसे। तो इससे क्या हो गया, उसका रीजन ये है कि वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क है और आप इतना दूर लोकल एरिया नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप वाईफाई जब किसी को देते हैं या हॉटस्पॉट लेते हैं तो उसको बोलते हैं करीब रहो, दूर जाओगे तो नेटवर्क कमता रहेगा। ठीक है। सेम एज इथरनेट। इथरनेट में भी ऐसा नहीं होता कि 10 किलोमीटर दूर आप ऑप्टिक फाइबर से इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं। ठीक है। तो ये सब लोकल एरिया नेटवर्क है, करीबी करीबी के लिए। इतना समझ में आ गया? बढ़िया। और लोकल एरिया नेटवर्क वायर्ड को भी और वायरलेस दोनों को कवर करता है। प्लेज अ पिवट रोल इन मॉडर्न नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो चीज है कि आपस में कनेक्ट करना, छोटा जा एरिया में वायर वाला हो या वायरलेस हो, और डेटा जो ट्रांसमिट या रिसीव हो रहा है इसको एक प्रॉपर तरीके से रूल्स के साथ काम कर रहा है कि नहीं, इसको देख रेख करने का काम ये मॉडर्न नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हम लोग को पता ही है। वो अच्छे से रोल प्ले कर रहा है, तभी तो आप यूट्यूब में मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तभी तो मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, अपलोड कर पा रहा हूँ। तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो यार। अब इसके बाद समझते हैं अलोहा प्रोटोकॉल। अलोहा प्रोटोकॉल इंक्लूड्स प्योर अलोहा एंड सॉलिटेड अलोहा, स्लॉटेड अलोहा। अब आप बोलेंगे ये अलोहा का मतलब नहीं पता, और आप अलोहा का दो टाइप बता दिए, प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा। तो भाई ये प्योर अलोहा और मिलावटी अलोहा क्या है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। लेकिन अलोहा एक प्रोटोकॉल है। ठीक है। अलोहा में दो टाइप्स का प्रोटोकॉल होता है, अलोहा इंक्लूड्स होता है प्योर अलोहा में और स्लॉटेड अलोहा में। रिप्रेजेंट पायनियरिंग अप्रोचेस टू अ रैंडम एक्सेस कम्युनिकेशन। पायनियर्स का मतलब क्या होता है? पायनियर का मतलब होता है कि किसी फील्ड में कोई चीज फर्स्ट टाइम होना और बाकी जो भी काम हो उसको देखते हुए होगा, यानी उससे इंस्पायर्ड होके होगा। तो जो अलोहा प्रोटोकॉल है वो इंक्लूड करता है प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा को, जो रिप्रेजेंट करता है पायनियरिंग अप्रोच, यानी ये दोनों चीज एक ऐसा अप्रोच प्रोवाइड करता है जो मॉडर्न डे में उसी अप्रोच के बेसिस पे बाकी चीज भी बनते हैं। और वो अप्रोच क्या है? रैंडम एक्सेस कम्युनिकेशन। अब आप बोलेंगे इसका क्या मतलब हो गया, किसी से भी बात कर लो क्या? तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, रैंडम एक्सेस कम्युनिकेशन क्या होता है। लेकिन ये जो समझ में आ गया कि अलोहा क्या है भाई, दो किस्म का है, प्योर है और एक सॉर्टेड है। और ये दोनों अलोहा जो है ये पायनियर है, यानी इन दो अलोहा से ही इंस्पायर्ड होके मॉडर्न में बहुत सारे अप्रोचेस बनते हैं। और वो अप्रोच क्या है? रैंडम एक्सेस कम्युनिकेशन। वाइटल फॉर शेयर्ड नेटवर्क वेयर मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड कंटेंट फॉर एक्सेस टू द ट्रांसमिशन मीडियम। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पर जहां पर शेयर्ड नेटवर्क होता है, कि जहां मल्टीपल डिवाइस एक नेटवर्क को शेयर कर रहे होते हैं। समझ में आ गया? तीन चीज। द इंटरप्ले बिटवीन चैनल एलोकेशन, लैंड प्रोटोकॉल एंड अलोहा प्रोटोकॉल अंडरस्कोर द कॉम्प्लेक्सिटी एंड सोफिस्टिकेशन ऑफ कंटेम्पररी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ अ मॉडर्न डेटा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी आसान शब्दों में ये तीन चीज के साथ जब आप फेमिलियर हो जाएंगे, इन तीन चीजों को आप समझ जाएंगे, तो आप ये समझ पाएंगे कि जो मॉडर्न आर्किटेक्चर होता है या मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है डेटा कम्युनिकेशन का या नेटवर्किंग का, वो कितना सोफिस्टिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट और एक स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया गया है। ठीक है। यानी आसान शब्दों में इसका इज्जत करना आप सीख जाएंगे कि इतना इजीली सब कुछ नहीं हो रहा है, काफी मेहनत इस फील्ड के लोगों ने इसमें किया है, कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है समझ लेते हैं। यानी ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू था, ब्रीफ ओवरव्यू। अभी तो पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ये ब्रीफ ओवरव्यू बहुत जरूरी है आगे पढ़ाई के लिए। इसीलिए अगर ये ब्रीफ ओवरव्यू वीक रहा तो समझ लीजिए आगे का जितना भी पढ़ेंगे आप वो गया पूरा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल हैव गेन द फॉलोइंग एबिलिटीज। कौन कौन सा एबिलिटी मिल जाएगा भाई? आप उड़ने लगेंगे नहीं। अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म बिहाइंड चैनल एलोकेशन मेथड्स, यानी चैनल एलोकेशन मेथड्स के पीछे जो मैकेनिज्म और जो प्रिंसिपल्स है वो आप समझ जाएंगे। लर्न द ऑपरेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लैंड प्रोटोकॉल इन डेटा कम्युनिकेशन। आप सिग्निफिकेंस समझ जाएंगे, इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे, और क्या ऑपरेशन होता है लैंड प्रोटोकॉल डेटा कम्युनिकेशन में, ये आप समझ जाएंगे। एक्सप्लोर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ अलोहा प्रोटोकॉल इन शेयर्ड नेटवर्क एनवायरनमेंट, यानी एडवांटेज और क्या लिमिटेशन है ये भी समझ जाएंगे आप। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट चैनल एलोकेशन टेक्निक्स लाइक FDM, TDM एंड CDM, ये भी समझ जाएंगे आप। इंप्लीमेंटिंग लैंड प्रोटोकॉल सच एज इथरनेट एंड वाईफाई टू एस्टैब्लिश एफिशिएंट
लोकल नेटवर्क, यानी आप ये भी समझ जाएंगे किस तरीके से लोकल नेटवर्क एस्टैब्लिश होता है एफिशिएंटली ईथरनेट और वाईफाई के थ्रू। इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल इन अ रैंडम एक्सेस कम्युनिकेशन, ये भी समझ जाएंगे। बढ़िया, चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है एग्जैक्ट टॉपिक, और अब हम लोग यहाँ से अपना स्पीड को 2x या 3x कर देंगे, क्योंकि फंडामेंटल आइडिया हमें हो चुका है। 3 ही टॉपिक पढ़ना है, उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स है वो पढ़ना है, दैट्स इट। और 3 टॉपिक क्या करता है, यानी खुद में इनका वजूद क्या है, आपस में डिफरेंस क्या है। सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछे चैनल एलोकेशन और लैन प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है, तो ऑफ कोर्स आप इतना तो बता पाएंगे, बट चैनल एलोकेशन अलग चीज है, वो आपको नेटवर्क बांटने के लिए आता है, जबकि लैन प्रोटोकॉल एक अलग चीज है जो लोकल एरिया नेटवर्क में काम करता है, और उसका काम यह है कि लोकल एरिया नेटवर्क में किस तरीके से काम हो, दोनों का काम अलग है, ठीक है। तो इतना अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है अभी, तो एग्जैक्टली आगे पढ़ने के लिए यही प्रीरिक्विजिट चाहिए होता है। डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड टेक्निक्स। डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड टेक्निक forms the backbone of a modern networking system encompassing of various methodologies and standards that governs the efficient transmission of data across network। ये आपको ऑलरेडी पता है कि यार ये चीज इसलिए पढ़ रहे हैं, जो 3 टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोटोकॉल, टेक्निक्स और यानी चैनल एलोकेशन, लैन प्रोटोकॉल और अलोहा, क्योंकि ये बैकबोन है। बैकबोन का मतलब ये रीढ़ का हड्डी है मॉडर्न नेटवर्किंग सिस्टम का, यानी ये नहीं समझेंगे तो मॉडर्न नेटवर्किंग सिस्टम नहीं समझ सकते, ठीक हो गया। इसमें बहुत सा मेथोडोलॉजी, स्टैंडर्ड्स, ट्रांसमिशन टेक्निक्स, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। चैनल एलोकेशन आर अ crucial aspect of data communication protocol, involving the strategic allocation of communication resource to ensure optimal utilization of available bandwidth. Techniques such as frequency division multiplexing (FMD), the time division multiplexing (TDM), and code division multiplexing (CDM) delineate how channels are allocated। यानी वही exactly वही चीज है जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। LAN protocol plays a pivot role in facilitating communication within local area network, defines the rules for data transmission and reception. Protocols such as Ethernet and Wi-Fi protocols establish standard for wired and wireless communication। ये भी exactly वही है जो ऊपर हम लोग पढ़े। Aloha protocol represent pioneer approach to a random access communication, particularly relevant in shared network environment। A pure Aloha and slotted Aloha protocol provide solution for managing contention and ensuring fair access to network resource। यानी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आ गया। डिस्क्रिप्शन ये आ गया कि Aloha जो है, प्योर और सॉर्टेड Aloha जो है, ये एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि आपको पता है कि शेयर्ड नेटवर्क में ये इंपॉर्टेंट होता है, और शेयर्ड नेटवर्क जब आप करते हैं ना, तो प्रॉपर लोगों में नेटवर्क बैंडविड्थ सब कुछ यानी प्रॉपर तरीके से शेयर हो। यानी इसका एग्जांपल समझाने के लिए दे रहा हूं मैं कि मान लीजिए आपने एक ब्रॉडबैंड लिया, लेट्स से आपने एक जियो लिया, जियो का आपने लिया, या फिर आपने अलायंस का ले लिया, और आपके बाजू वाला जो नेबर है ना, उसने भी सेम लिया, आपने सेम शॉप से सेम डे में लिया, ठीक है, लेकिन और सेम एक पैसा का एग्जैक्ट यानी सेम रिचार्ज आप लोग का ये लिमिट भी है, ठीक है, और सेम डीलिंग, सेम राउटर, जस्ट तो समझाने के लिए। लेकिन आपका स्पीड चल रहा है 20 Mbps, उसका चल रहा है 60 Mbps। आप बोलेंगे तो गलत बात है, सब कुछ सेम है यार, तो क्यों चल रहा है? आप बोलेंगे डायग्नोसिस करो, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपको वो ज्यादा डेटा नहीं भेज पा रहा है, उसको ज्यादा भेज पा रहा है, तो क्यों, ऐसा क्यों? ये तो गलत है। और सेम एज कभी कभी आप इंटेंशनली ही चाहते हैं कि ऐसा हो। अब आपका दोस्त ने 1000 का पैकेज लिया, आप 600 का पैकेज लेते हैं, और उसका 150 Mbps स्पीड देता है और आपका 80 देता है, तो आप तो ये नहीं बोल सकते ना हमको भी ज्यादा दो। तो यहाँ पर एक ऐसा टूल, एक ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए जो इस चीज को कंट्रोल कर सके कि भाई फेयर यूज भी हो, लेकिन अगर चाहे तो कंट्रोल भी कर सके। तो यही चीज को आसान करता है Aloha protocol। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। Together these aspects of data communication protocol techniques forms a comprehensive framework for efficient and reliable data transmission across a diverse networking environment। और जब साथ में ये सब मिल जाते हैं ना, ये 3 चीज जब साथ में मिल जाते हैं ना, चैनल एलोकेशन, लैन प्रोटोकॉल और Aloha प्रोटोकॉल, तो ये तीनों मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाते हैं। यानी फ्रेमवर्क का मतलब एक पूरा सेट ऑफ तरीका देते हैं आपको कि ए से लेकर जेड तक इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया ऑफ नेटवर्किंग में कैसे करके आपको काम करना है, सब आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं, जिससे एक एफिशिएंट रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन हो पाता है अक्रॉस द डाइवर्स नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, डाइवर्स नेटवर्क एनवायरनमेंट मतलब फैला हुआ नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर। अब हम लोग पढ़ेंगे चैनल एलोकेशन को डिटेल में, और ये चीज देखकर आपको थोड़ा थोड़ा लगा होगा कि यार प्रीवियसली भी ऐसे ही पढ़े हैं, लेकिन प्रीवियसली में हमने अलग चीज पढ़ा था, जो फिजिकल लेयर में पढ़ा था, ये अलग है। चैनल एलोकेशन क्या होता है? चैनल एलोकेशन आर अ फाउंडेशनल एस्पेक्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल delineating how communication resources are distributed within the network to facilitate efficient data transmission। जैसे हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया कि चैनल एलोकेशन इसी पे डील करता है, किस तरीके से नेटवर्क के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ टेक्निक्स है, डिस्ट्रीब्यूट करने का कुछ टेक्निक्स है। वेरियस मेथड आर एम्प्लॉयड टू एलोकेट चैनल्स, ईच कैटरिंग टू डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर वेरियस मेथड्स है, हर मेथड जो है जब वो चैनल एलोकेट करता है तो उसका अलग अलग नेटवर्क आर्किटेक्चर का और अलग अलग कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट होता है। ठीक हो गया। सबसे पहले यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको
एफडीएमबी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? ये क्या करता है? डिवाइड द अवेलेबल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इनटू मल्टीपल नॉन ओवरलैपिंग चैनल, अलाउ साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन ऑफ अ मल्टीपल सिग्नल। मुझे पता है कि किसी को नहीं समझ में आया, और हो सकता है इक्का दुक्का को समझ में आया होगा, जो पहले से ये टॉपिक जानते हैं। जो नहीं जानते उसको बाउंसर मारा होगा। सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल से सजा के रखा है, एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हमें समझना है अच्छे से फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। आइए, यहाँ पर मैंने अलग से आपके लिए लिख के रखा हुआ है कि क्या होता है ये, और हम लोग यहाँ पर समझते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? एफडीएम इज अ टेक्निक यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम टू सेंड मल्टीपल सिग्नल्स एट द सेम टाइम ओवर अ सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम बाय डिवाइडिंग द अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू अ सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड। ये भी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन हम समझाते हैं इसको। देखिए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक टेक्निक है जो इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में। इतना क्लियर हो गया? इस काम के लिए इस्तेमाल होता है कि वो सेंड कर सके मल्टीपल सिग्नल्स को सेम टाइम में, मल्टीपल सिग्नल सेम टाइम में ओवर अ सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम। मल्टीपल सिग्नल भेजना, एक ही वक्त में भेजना, और सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम यानी जहां पर भेज रहे हो वो सिंगल है, वो एक है, अलग नहीं है। कैसे करके भेजना है? बाय डिवाइडिंग द अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू अ सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड। अवेलेबल बैंडविड्थ जो है भेजने का, उसको आप डिवाइड कर देंगे सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड में। अभी भी उतना क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाउ इट वर्क्स? द टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ इज स्प्लिट इनटू अ स्मॉलर नॉन ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी जो पूरा का पूरा बैंडविड्थ होता है इतना एमबीपीएस पर सेकंड, उसको स्प्लिट किया जाता है छोटा छोटा नॉन ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी रेंज। अब इसका क्या मतलब होता है? नॉन ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब ऐसे रेंज में उसको, यानी छोटा तो किया जाता है, स्प्लिट तो किया जाता है, लेकिन स्प्लिट इसको मद्देनजर रखते हुए किया जाता है कि वो आपस में ओवरलैप ना हो जाए। ऐसा फ्रीक्वेंसी रेंज में सेट किया जाता है कि ओवरलैप ना हो जाए। इसका मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज में ओवरलैप भी होंगे। हाँ, अब ये फ्रीक्वेंसी रेंज और ओवरलैप समझ में नहीं आता लोगों को। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका टीवी चैनल चल रहा है, और मान लीजिए टीवी चैनल नंबर 1 में आ रहा है, मान लीजिए एक चैनल ए, और टीवी चैनल बी में आ रहा है चैनल नंबर बी। तो यहाँ पर आपका जो मीडियम है वो एक टीवी ही है। यानी क्या मतलब हो गया? सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम हो गया, ठीक है। लेकिन चैनल 2 है, यानी चैनल 2 है, नंबर 1 पे ए, नंबर 1 पे बी। तो इसका मतलब मीडियम एक है, लेकिन सिग्नल्स मल्टीपल है। एज यू कैन सी, मल्टीपल सिग्नल। पहला सिग्नल ट्रांसमिट क्या कर रहा है? चैनल ए। दूसरा सिग्नल ट्रांसमिट क्या कर रहा है? चैनल बी। तो ये जो हो पा रहा है, यही काम तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन करते हैं ना। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है? इज अ टेक्निक यूज्ड टू कम्युनिकेशन सिस्टम में ये इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे जैसे हमने दिया कि वो सेंड करता है मल्टीपल सिग्नल्स को, यानी एक टीवी स्टेशन में मल्टीपल सिग्नल सेंड किया जा रहा है, एक चैनल ए एक चैनल बी का, एक ही वक्त में और एक ही मीडियम में। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अगर एक मूवी चल रहा है चैनल ए में, एक मूवी चल रहा है चैनल बी में, और अगर आप एक मूवी देखते हैं चैनल बी में तो ए वाला मिस कर जाएंगे, क्योंकि वो सेम टाइम पे चल रहा है और सेम टीवी पे चल रहा है। तो कैसे करके देखेंगे आप? ठीक हो गया। लेकिन ये करता कैसे करके है? डिवाइडिंग द अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू अ सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड। यानी जो भी अवेलेबल बैंडविड्थ मौजूद है उसको सेपरेट करता है हर फ्रीक्वेंसी बैंड में। अब ये हर फ्रीक्वेंसी बैंड का मतलब क्या? इसका जवाब यहाँ दिया हुआ है। टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ क्या होता है? स्प्लिट होता है इनटू स्मॉलर। ठीक है, छोटा में स्प्लिट हो गया। नॉन ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल आप ये समझ लीजिए ना कि जो ट्रांसमिशन चैनल नंबर 1 में हो रहा है ना, वो ए का हो रहा है, यानी ए मूवी चल रहा है। अब बी मूवी भी अगर उसी में ट्रांसमिशन करने का कोशिश करेगा तो कहां से होगा? ऑलरेडी चल रहा है ना, ओवरलैप हो रहा है इसका मतलब। तो यही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि जो स्प्लिट किया जाता है ना बैंडविड्थ को, ऐसे स्प्लिट किया जाता है कि वो फ्रीक्वेंसी ओवरलैप ना करे। और फ्रीक्वेंसी का एक रेंज भी होगा। ऐसा तो नहीं है कि चैनल नंबर 3 करोड़ आप चलेगा, नहीं हो सकता। एक फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी के रेंज के अंदर भी हो और साथ ही साथ कोई और से ओवरलैप ना करे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप स्प्लिट कर दे रहे हैं ओवरलैप का चांसेस बढ़ जाता है। इतना आपको समझ आ गया। ईच सिग्नल यानी यूजर या फिर डेटा स्ट्रीम, दोनों में से कुछ भी, इज असाइन अ यूनिक फ्रीक्वेंसी बैंड। ये जो चीज बताया गया ना कि अब जब स्प्लिट हुआ तो जाहिर सी बात है वो फ्रीक्वेंसी स्प्लिट हो गया, तो हर फ्रीक्वेंसी जो स्प्लिट हुआ है उसमें ईच सिग्नल में यूजर का डेटा या स्ट्रीम इंफॉर्मेशन असाइन हो जाता है यूनिक फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ के साथ। और इसका जवाब यहाँ पर था कि बैंडविड्थ इनटू सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। समझ में आया? तो वो जो छोटा छोटा स्प्लिट होता है ना, उसमें भी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ सेट हो जाता है। ऑल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड
साइमल्टेनियसली ओवर द सेम चैनल। ऑफ कोर्स एक ही वक्त में आपका एक ही वक्त में एक ही टीवी में आपका 2 अलग-अलग चैनल में मूवी चल रहा है, ठीक हो गया। हो सकता है आपके पास अगर 2 मूवी है एग्जांपल के तौर पे और आप एक टीवी में चैनल ए देख रहे हैं, सेम वक्त में दूसरे रूम में सेम टीवी दूसरे टीवी में चैनल बी भी देख सकते हैं। इवन आप सेम टीवी में भी देख सकते हैं, बट अब ज़ाहिर-सी बात है आप कैसे देखेंगे? स्क्रीन स्प्लिट करके तो नहीं देखेंगे ना टीवी का। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से होता है। एट अ रिसीवर फिल्टर सेपरेट एंड सिग्नल बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए ज़ाहिर-सी बात है हम लोग कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, सिग्नल्स भेज रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। वो स्प्लिट जोड़ना भी तो पड़ता है ना, वो स्प्लिट तो जोड़ना पड़ेगा। तो एट द रिसीवर फिल्टर्स सेपरेट द सिग्नल बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। अब रिसीवर के पास जब जाता है ना तो वो फिल्टर होता है। हर सिग्नल जो होता है, हर सेपरेट सिग्नल फिल्टर होता है बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। अब सिंपल सा सवाल है, खुद से क्वेश्चन करिए, फिल्टर सेपरेट सिग्नल कहाँ से आया? क्योंकि हमने यहाँ पर सिग्नल को तोड़ दिया। अच्छा हाँ ठीक है, फिर हर एक सेपरेट सिग्नल बन गया, ठीक है। लेकिन वो सेपरेट सिग्नल को कैसे अलग-अलग करेगा? बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी। ये कहाँ से आया? ये यहाँ पर असाइन हुआ था। यूनिक फ्रीक्वेंसी दिया गया था हर स्प्लिट वाले को। अब आपको समझ में आया कि जब सिग्नल भेज रहे हैं ना तो तोड़ा और उसमें इंफॉर्मेशन जोड़ा और भेज दिया, और जो रिसीव हो रहा है वो फिल्टर कर रहा है। एक साथ उसको 10 पैकेट मिल रहा है, समझाने का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक साथ उसको 10 पैकेट मिल रहे हैं, अब 10 पैकेट में नाम लिखा होगा तो वो 10 पैकेट को फिल्टर करेगा नाम के बेसिस पर, पता करने के लिए कि कौन सा क्या है, ठीक है। ये बेसिकली होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दैट्स इट। अब आप सोच रहे हो मल्टीप्लेक्सिंग नाम क्यों आया? इसीलिए आया कि एक मीडियम में मल्टीपल फ्रीक्वेंसी आप सेंड कर पा रहे एक ही वक्त में, ठीक हो गया। और डिवीजन नाम क्यों आया? क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं, पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी आप स्प्लिट कर रहे हैं ना नॉन ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी रेंज में। और फ्रीक्वेंसी क्यों आया? क्योंकि भाई काम ही फ्रीक्वेंसी का हो रहा है, ठीक है। तो एफएमडी आपको समझ में आ गया, और इसका सिंपल सा एग्जांपल है एफएम रेडियो। एफएम रेडियो एक मीडियम है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आप देखेंगे अलग अलग रेडियो स्टेशन चलते हैं। 2 हाथ में रेडियो ले लीजिए, एक हाथ में रेडियो ले लीजिए, तो आप चैनल स्विच इजीली कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली यही काम है कि कम्युनिकेशन हो रहा है एक सिस्टम में जो कि मल्टीपल सिग्नल्स को सेंड कर रहा है एक ही वक्त में ओवर अ सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। आई होप आपको फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग समझ में आया होगा। अब इतना समझ गए तो आप सोचेंगे चलो समझ गया तो छोड़ो यार, नहीं, इसको थोड़ा सा और सॉलिड बनाना जरूरी है ताकि आप इसको भूल ना जाए या कंफ्यूज ना हो जाए। की कंपोनेंट्स क्या क्या है? कैरियर फ्रीक्वेंसी, ईच सिग्नल मॉड्यूलेट अ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। हर जो सिग्नल है स्प्लिट करने के बाद वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेके चल रहा है, क्योंकि हमने यूनिक फ्रीक्वेंसी बैंड लगा दिया ना उसमें, इसीलिए। गार्ड बैंड्स, क्या मतलब इसका? स्मॉल गैप्स बिटवीन फ्रीक्वेंसी बैंड्स टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस ओवरलैप। जो फ्रीक्वेंसी होता है ना उसके बीच में थोड़ा सा गैप दिया रहता है ताकि वो ओवरलैप ना करे, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। अब मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? कॉम्बाइन सिग्नल एट द सेंडर एंड सेपरेट देम एट द रिसीवर। तो वो जो सिग्नल्स है ना उसको कॉम्बाइन कर देगा, कॉम्बाइन करके एक ट्रांसमिशन में भेजेगा और रिसीवर के पास उसको सेपरेट कर देगा, ठीक है। यानी वही बात है ना इनकोडिंग और डिकोडिंग वाला, क्योंकि एंड यूजर को तो एग्जैक्ट डेटा चाहिए। एग्जांपल एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ईच रेडियो स्टेशन इज असाइन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। 98.5 में एमएचआर में चल रहा है, कोई 101 में चल रहा है, ठीक है। अलाउइंग मेनी स्टेशन टू ब्रॉडकास्ट एट द सेम टाइम विदाउट इंटरफेयरिंग। ऐसा नहीं है कि इसके इसमें कोई और आके अपना चला दिया, नहीं, ठीक है। केबल टीवी, मल्टीपल टीवी चैनल आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, ईच यूज अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड, जैसे हमने एग्जांपल दिया। एडवांटेज क्या है? अलाउ साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ अ मल्टीपल सिग्नल्स इन अ सिंगल मीडियम, एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ फॉर कंटीन्यूअस डेटा। इसमें बैंडविड्थ का इस्तेमाल एफिशिएंटली होता है कंटीन्यूअस डेटा के लिए। सिंपल एंड वेल एस्टैब्लिश्ड टेक्नोलॉजी, काफी सिंपल और वेल एस्टैब्लिश्ड बल्कि क्लासिकल टेक्नोलॉजी है, जैसे कि एफएम रेडियो वगैरह। आज के टाइम पे तो इसका इस्तेमाल ही नहीं होता। जो आज के टाइम पे मतलब आज से 3 4 5 साल 6 साल पहले जो पैदा भी हुआ है ना, वो लोग शायद एफएम रेडियो कभी देखे भी नहीं होंगे, यानी फिजिकली अपने हाथों में। क्योंकि मुझे याद है मैंने एफएम रेडियो लास्ट देखा था शायद जब मैं 5 से 6 साल की उम्र का था। उसके बाद से एफएम रेडियो मैंने कभी जिंदगी में अपने नजर से यानी अपने हाथ में लेके नहीं देखा। ऑफ कोर्स लोगों के पास होता, मैं मांग थोड़ी सकता, लेकिन मेरे घर में नहीं था। तो सोचिए आज से 5 साल बाद या अभी जो पैदा हो रहे हैं, फिर वो मतलब उनके लिए ही इमेजिन करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि एफएम रेडियो होता है कैसे करके। तो खैर ये भी एक हमारा हिस्ट्री एक एतबार से एक जनरेशन है हमारा जो चेंजेस आ रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि पहले के टाइम में जो कंप्यूटर साइंटिस्ट और दूसरे लोग होते हैं, जंपिंग द गन टॉपिक से, बट ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने सोचा मैं शेयर करूं। तो पहले के टाइम पे जो साइंटिस्ट होते थे ना या जो इनोवेटर्स होते थे ना, वो इतना इजी मतलब इजीली तो नहीं बट वो कैसे करते थे इतने ज्यादा इनोवेशंस, और आज के टाइम पे इतना कम क्यों है? हालांकि कम नहीं है, आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आज के टाइम पे मल्टीपल लोग ज्यादा कम्युनिटी काम कर रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम पे मोस्टली सिंगल इंडिविजुअल सिंगल कैट है। तो उसका पीछे रीजन ये था ना कि उस जनरेशन का जो स्टडी था वो बहुत एडवांस था। यानी एडवांस का मतलब आप बोलेंगे यार उस जनरेशन का स्टडी कहाँ एडवांस था? उस जनरेशन में जो इन्वेंशन हुआ है वो तो हम लोग क्लास 6 7 में पढ़ रहे हैं। वो इसका रीजन ये नहीं है, इसका रीजन ये है कि उस टाइम पे जो पढ़ाई वो करते थे ना एज अ बेसिक
बेसिक नॉलेज वो बहुत फंडामेंटल और बहुत डीप होता था, बहुत डेप्थ होता था उसमें। आज के टाइम पे क्या है कि मतलब हम लोग उतना डेप्थ जाके हम लोगों ने एक क्लास सिस्टम बना दिया कि 10 में इतना ही डेप्थ पढ़ेंगे। आप क्लास 9-10 में किसी से पूछेंगे अगर कि जाके फिजिक्स के कोई टीचर से कि मुझे बता, आप बहुत सा क्वेश्चन पूछेंगे वो जवाब देगा, लेकिन अगर आप ये पूछेंगे मुझे ये बताइए कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ऑफ कोर्स हमें पता है। आप ये पूछेंगे कि एटम कैसे बिहेव करता है, आप मुझे ये डिटेल में बताओ, वो बोलेगा बेटा ये मास्टर्स और बैचलर्स का होता है, आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा जाके, ये हम नहीं बता सकते। तो पॉइंट इज दिस, अगर वो बंदा वहां पर रिसर्च करना शुरू कर दे उसी वक्त से और टीचर उसको हेल्प करे, यानी अगर वो इसमें इन डेप्थ जाए ना, तो आप खुद सोचे बैचलर जाते जाते उसका नॉलेज क्वांटम फिजिक्स में कितना होगा इन कंपेयर टू जो लोग उस वक्त क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। तो दिस इज अ डिफरेंस। तो ये माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है नॉलेज का, इनोवेशन का कोई लिमिट नहीं है, रिच का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जितना हो सके आपको नॉलेज अपने अंदर लेना है और उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो दोबारा से अपने नेटवर्किंग में आते हैं। हमने एडवांटेजेस देख लिया, डिसएडवांटेजेस क्या है? बैंडविड्थ वेस्ट ड्यू टू गार्ड बैंड की वजह से बैंडविड्थ थोड़ा वेस्ट होता है, लेस एफिशिएंट फॉर ब्रस्टी और डिजिटल डेटा, इस तरीके से सस्पेक्टेबल और इंटरफेरेंस एंड नॉइज, ठीक है। मतलब कुछ डिसएडवांटेज है, जाहिर सी बात है, क्लासिकल है तो उतना कहां से आपको मिलेगा। वेयर एफएमडी इज यूज, तो एफएमडी एफएम रेडियो में इस्तेमाल होता है, ब्रॉडकास्टिंग में होता है और अर्लियर टेलीफोन सिस्टम में भी होता था, सम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी होता है। तो अब आई होप आपको फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा कि चैनल एलोकेशन होता है, ये आप समझ गए, और एक तरीका जिससे चैनल एलोकेट होता है वो भी आप समझ गए। चलिए अब समझते हैं हम लोग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो क्या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? पार्टीशनिंग द ट्रांसमिशन मीडियम इनटू टाइम स्लॉट एंड ईच चैनल एलोकेटेड अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल ऑफ द डेटा। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग शुरू करने से पहले फ्रीक्वेंसी डिवीजन जो हमने यहाँ पर पढ़ा, इसका चार्ट भी हमने यहाँ पर बना के रखा है। एज यू कैन सी इस तरीके से ये बेसिकली होता है। मान लीजिए टोटल बैंडविड्थ है, इसको इस तरीके से आप स्प्लिट करेंगे अलग अलग बैंडविड्थ में। ये हो गया सिग्नल 1 फ्रीक्वेंसी F, सिग्नल 2 फ्रीक्वेंसी F2, सिग्नल 3 फ्रीक्वेंसी F3। समझ में आ रहा है? तो ये मल्टीप्लेक्सर हो गया यहाँ से, यानी डिवाइड कर दिया स्प्लिट करके और सबको अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे दिया, जो हमने एग्जैक्टली यहाँ पर पढ़ा था कि भैया स्प्लिट करो और ओवरलैप ना करे। और ओवरलैप ना करे कैसे करके स्प्लिट करो कि उसको अलग अलग यूनिक बैंडविड्थ दे दो, ठीक है, हमने दे दिया। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए सिंगल ट्रांसमिशन चैनल, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मल्टीप्लेक्सर है ये जा रहा है सिंगल ट्रांसमिशन चैनल में, और ये जब यहाँ पर जा रहा है डीमल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है? आउटपुट कर रहा है अलग अलग सिग्नल्स को। अब ये अलग अलग को कैसे आउटपुट कर रहा है? ये फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर आउटपुट कर रहा है। यानी आप ऐसे समझिए ये टीवी स्टेशन का चैनल आया, या आपके टीवी के कनेक्शन में आया, क्योंकि टीवी का तो एक ही कनेक्शन है ना, उसमें आया और ये आपके टीवी के अंदर आके एक चैनल पे चल रहा है, दूसरे चैनल पे चल रहा है, तीसरे चैनल पे चल रहा है। तो बेसिकली ये जो आपका टीवी है ये 3 चैनल को एक्सेस कर पा रहा है इन 3 डेटा के बेसिस पर। तो कैसे कर पा रहा है? क्योंकि इसको स्प्लिट किया गया था और इसको जब भेजा तो एक साथ भेजा, दोबारा जाके अलग हो गया, यानी भेजते वक्त कॉम्बाइन हुआ, रिसीव करते वक्त डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एग्जैक्टली यही चीज हमने यहाँ पर लिखा है कि कहाँ चला गया, ये कॉम्बाइंड सिग्नल एट सेंडर एंड सेपरेट देम एट रिसीवर, ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज है। तो आई होप आपको फ्लो चार्ट से भी इजीली ये चीज अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग काम करता है, ठीक है। उसको बंद करते हैं। नाउ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, तो उसके लिए भी मैंने चार्ट बनाया, डोंट वरी। तो वो बेसिकली करता क्या है? पार्टीशन करता है ट्रांसमिशन मीडियम को इनटू टाइम स्लॉट में, ईच टाइम चैनल एलोकेट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल फॉर डेटा ट्रांसमिशन। चलो कुछ कुछ तो समझ में आया है कि तोड़ता है स्लॉट में लगाता है, लेकिन पूरा नहीं समझ में आया। तो पूरा कैसे समझ में आएगा? पूरा जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमने बना के रखा हुआ है, तो यहाँ आते हैं और अब इसको समझते हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक दैट अलाउज मल्टीपल सिग्नल्स टू शेयर द सेम ट्रांसमिशन चैनल बाय डिवाइडिंग देम इनटू स्मॉलर फिक्स्ड टाइम स्लॉट। क्या मतलब? मतलब ये है कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टीडीएम क्या करता है? वो कम्युनिकेशन का एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है? वो क्या करता है? वो अलाउ करता है मल्टीपल सिग्नल्स को कि वो शेयर कर सके एक ही ट्रांसमिशन चैनल, यानी एक चैनल होगा जिससे सिग्नल ट्रांसमिट होगा, तो मल्टीपल सिग्नल्स एक सिंगल या सेम ट्रांसमिशन चैनल को शेयर कर सके। कैसे करके? उसको डिवाइड करके, डिवाइडिंग द टाइम इनटू स्मॉल, उसका जो टाइम है उसको डिवाइड करके छोटे छोटे हिस्सों में, जो कि फिक्स्ड स्लॉट ऑफ टाइम रहेगा। ईच सिग्नल यूज द फुल बैंडविड्थ ऑफ दैट चैनल, और हर सिग्नल जो होगा, जो स्प्लिटेड सिग्नल होगा, छोटा छोटा फिक्स वाला, वो पूरा बैंडविड्थ इस्तेमाल करेगा उस चैनल का, बट ओनली फॉर इट्स असाइंड टाइम स्लॉट। यानी इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको 3 अलग अलग सिग्नल सेंड करना है और आप चाहते हैं कि एक चैनल उसको क्या करे? शेयर करे। तो जाहिर सी बात है जब आप एक चैनल शेयर कर रहे हैं, 3 ट्रांसमिशन है, तो आप क्या करेंगे कि पहला ट्रांसमिशन इतना से इतना टाइम पे होगा, दूसरा ट्रांसमिशन इतना से इतना टाइम पे होगा, तीसरा इतना से इतना टाइम पे होगा। इस पे क्या बेनिफिट हुआ? एक साथ साइमल्टेनियसली ये नहीं चला। एक तरफ से आप बोलेंगे लिमिटेशन है, लेकिन हर को पूरा का पूरा बैंडविड्थ मिला, ये भी तो है ना। हाँ ये भी है। तो यही है। अब जाहिर सी बात है क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिवीजन आपको ऑलरेडी समझ में आ गया ना, तो आप रिलेट कर पा रहे, अच्छा वो साइमल्टेनियसली चलाता था, उसका अलग बेनिफिट था, इसका अलग बेनिफिट, इसमें फुल बैंडविड्थ मिलेगा आपको, ठीक है।
आगे देखिए हाउ इट्स वर्क, काम कैसे करता है। द ट्रांसमिशन टाइम इज डिवाइड इनटू फ्रेम्स। ट्रांसमिशन का जो टाइम है हर सिग्नल्स के लिए वो एक फ्रेम में डिवाइड किया जाता है। ईच फ्रेम इज फर्दर डिवाइड इनटू टाइम स्लॉट, और हर फ्रेम अगेन डिवाइड होता है टाइम स्लॉट्स के अंदर। ईच यूजर और डेटा स्ट्रीम इज असाइंड अ स्पेसिफिक टाइम स्लॉट। हर यूजर को या डेटा स्ट्रीम को एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट असाइन होता है। याद रखिए पहले ट्रांसमिशन फ्रेम में डिवाइड होता है, फ्रेम फर्दर डिवाइड होता है टाइम स्लॉट में, और उसमें से टाइम स्लॉट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट असाइन होता है यूजर और किसी डेटा स्ट्रीम को। सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड वन आफ्टर अनदर वेरी रैपिडली, सो इट्स अपीयर साइमल्टेनियसली। यानी सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है ना वो इतना रैपिडली और इतना फास्ट होता है कि दिखने वाले को लगता है कि यानी तो एक साथ ही जा रहा है, यानी एट अ टाइम जा रहा है, लेकिन वो एट अ टाइम नहीं होता है, वो स्पीड बहुत ज्यादा होता है। एट द रिसीवर डेटा इज सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर सिंक्रोनाइजेशन, और रिसीवर के पास जब पहुंचता है बिल्कुल वैसे एफडीएम के तरह कि जब रिसीवर के पास पहुंचता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर जैसे ही रिसीवर के पास पहुंचेगा वो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन बेस्ड ऑन कहाँ पर, टाइम सिंक्रोनाइजेशन। अब आप बोलेंगे टाइम सिंक्रोनाइजेशन क्या हुआ, इसका मतलब है कि टाइम सिंक्रोनाइजेशन का मतलब किस तरीके से वो टाइम सिंक्रोनाइज कनेक्ट सीक्वेंस में है। ठीक है, टाइप्स ऑफ टीडीएम। अब टीडीएम के अंदर टाइप्स भी है। एक टाइप से सिंक्रोनाइज टीडीएम, जिसका मतलब होता है ईच डिवाइस गेट्स अ फिक्स टाइम स्लॉट इवन इफ इट हैज नो डेटा टू सेंड। यानी यहाँ पर एक चीज ये है कि टीडीएम का मतलब तो ये हो गया ना कि टाइम स्लॉट में फिक्स करो और मल्टीपल सिग्नल्स को एक चैनल में भेज दो, कि एक चैनल में ही मल्टीपल सिग्नल्स चलेगा लेकिन टाइम स्लॉट के बेसिस पे चलेगा ताकि सब बैंडविड्थ इस्तेमाल कर सके। लेकिन उसमें दो पार्ट है, एक है सिंक्रोनाइज टीडीएम जो ये बोलता है कि भाई हर डिवाइस को एक फिक्स टाइम मिलेगा, भले ही वो डेटा इस्तेमाल करे चाहे ना करे, डेटा हो सेंड करे ना करे। ठीक है, सिंपल बट कैन वेस्ट बैंडविड्थ। जाहिर सी बात है अगर डेटा इस्तेमाल ही नहीं हो रहा तो बैंडविड्थ वेस्ट हो रहा है, तो सिंपल है लेकिन वेस्ट है। स्टैटिस्टिकल असिंक्रोनाइज टीडीएम। अब स्टैटिस्टिकल असिंक्रोनाइज, असिंक्रोनाइज ऑपोजिट सिंक्रोनाइज का। सिंक्रोनाइज को अगर आप समझिए लाइन बाय लाइन चलेगा, अपना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में काम करेगा। असिंक्रोनाइज उस सीक्वेंस के यानी उस सीक्वेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी नहीं होता उसके लिए। तो स्टैटिस्टिकल असिंक्रोनाइज टीडीएम ये क्या होता है, टाइम स्लॉट आर असाइंड डायनामिकली टू एक्टिव डिवाइस ओनली। ये बेस्ट है भाई कि टाइम सिर्फ उसी को, यानी टाइम स्लॉट सिर्फ उसी डिवाइस को असाइन होगा जो एक्टिव है। एकदम सही, और डायनामिकली होगा, यानी यहाँ पर कोई बैठ के नहीं करेगा। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ। जाहिर सी बात है जो एक्टिव है उसी को डेटा दो ना भाई, एक्टिव नहीं है तो क्यों दे रहे हो, या डेटा इस्तेमाल ही नहीं कर रहा तो क्यों दे रहे हो। एग्जांपल डिजिटल टेलीफोन सिस्टम लाइक T1 एंड E1 लाइन। ठीक है, अब पता नहीं कितने लोगों ने ये भी इस्तेमाल किया होगा कि नहीं। कंप्यूटर नेटवर्क, ऑफ कोर्स कंप्यूटर नेटवर्क आपको पता है। इस तरीके से जीसीएम मोबाइल कम्युनिकेशन, यहाँ पर भी एडवांटेज क्या है, एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ फॉर डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा के लिए बैंडविड्थ एफिशिएंटली इस्तेमाल होता है। नो गार्ड बैंड्स नीडेड अनलाइक एफडीएम, कोई गार्ड बैंड्स की जरूरत नहीं पड़ता यहाँ पर। ठीक है, लेस इंटरफेरेंस बिटवीन चैनल्स, दो अलग अलग चैनल्स में इंटरफेरेंस ना के बराबर होता है, ओवरलैप का भी कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, डिसएडवांटेज रिक्वायर्स प्रिसाइज सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी सिंक होना चाहिए, कनेक्ट प्रॉपर तरीके से कनेक्शन होना चाहिए। डिले कैन ऑकर ड्यू टू वेस्ट ऑफ द टाइम स्लॉट, और अगर डिले हुआ तो टाइम स्लॉट वेस्ट होगा, जाहिर सी बात है। नो आइडियल फॉर एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स के लिए ये आइडियल नहीं है, डिजिटल सिग्नल्स के लिए। ठीक, आपको पता है ना डिजिटल सिग्नल्स अलग होता है, एनालॉग सिग्नल अलग होता है। एप्लीकेशन टेलीफोन नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सैटेलाइट एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, इनमें इस्तेमाल होता है इसका। ठीक है, इसका भी फ्लो चार्ट एक बना हुआ आप देखिए यहाँ पर है। सिंगल ट्रांसमिशन चैनल है, यहाँ पर टाइम डिवाइड इनटू फ्रेम हुआ और फिर फर्दर फ्रेम डिवाइड इनटू टाइम स्लॉट। तो यहाँ पर टाइम स्लॉट यूजर 1 कॉल आउट हुआ, टाइम स्लॉट 2 यूजर 2 कॉल आउट हुआ, टाइम स्लॉट 3 यूजर 3 कॉल आउट हुआ, टाइम स्लॉट 4 यूजर 4 कॉल आउट हुआ, और ये सब मल्टीप्लेक्सर में गया। क्यों मल्टीप्लेक्सर में जा रहा है भाई बार बार, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला ना कि शेयर अ सेम ट्रांसमिशन चैनल। ठीक है, बाय डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर फिक्स्ड टाइम स्लॉट। तो जाहिर सी बात है कहाँ चला गया, ये सेम चैनल है, एक चैनल है, यहाँ से सेंडर जा रहा है, सेंड होगा, यहाँ पर रिसीवर रिसीव किया, तो ये हो गया हाई स्पीड ट्रांसमिशन मिला यहाँ पर। और फिर यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, जाहिर सी बात है इसको जो मर्ज करके एक ही में भेजा था तो उसको अलग अलग यूजर को देना पड़ेगा ना, तो अलग अलग यूजर को वो प्रॉपर दे देगा कि रिकवर्ड डेटा यूजर 1 2 3 इस तरीके से। ठीक हो गया, इसका भी फ्लो एकदम सिंपल है। अब आएंगे हम लोग यहाँ पर कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, यूटिलाइज द यूनिक कोड टू मल्टीप्लेक्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल चैनल इनटू अ सेम फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, इनेबल रॉबस्ट एंड सिक्योर कम्युनिकेशन इन द वायरलेस नेटवर्क। यानी कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है ना कि ये यूटिलाइज करता है कुछ यूनिक कोड्स को मल्टीप्लाई करने के लिए डेटा फ्रॉम मल्टीपल चैनल, यानी मल्टीप्लाई करेगा मल्टीपल चैनल का डेटा को इनटू सेम फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, एक ही फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ के अंदर कुछ यूनिक कोड का इस्तेमाल करके, जो कि बहुत रॉबस्ट, बहुत अच्छा, बहुत यानी जिसको हम लोग अपने जमाने बोलते हैं ना खतरनाक वाला कुछ चीज बना दिया भाई, ये वो है। और सिक्योर कम्युनिकेशन भी होता है खास करके वायरलेस नेटवर्क्स में। अब इसको भी समझ लेते हैं भाई, जब दो को समझे देखो क्यों छोड़ना। ये कहाँ है फिर, तो ये नीचे है। या कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है जरा ये समझिए, इज ऑल्सो अ कोड डिवीजन
डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस भी कहा जाता है, यानी CDM को CDMA भी कहा जाता है। इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक दैट अलाउज मल्टीपल यूजर टू ट्रांसमिट डेटा साइमल्टेनियसली ओवर अ सेम फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ एट द सेम टाइम बाय यूजिंग यूनिक कोड। अब ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, सुन के ही समझ में आ रहा है कि अच्छा अच्छा ऐसा 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 हो रहा है। तो कैसा कैसा हो रहा है देखिए, समझते हैं कि कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक टेक्निक है। इससे पहले दो टेक्निक पढ़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइड, भाई तोड़ो तोड़ो तोड़ो, अच्छा टाइम स्लॉट तुम भी तोड़ो लेकिन टाइम फ्रेम में तोड़ो, फ्रीक्वेंसी मत तोड़ना, फ्रीक्वेंसी एक बार में जाएगा। लेकिन ये क्या बोलता है, ये बोलता है भाई तुम लोग तो अभी नए नए आए हो, मैं तुमको बताता हूँ कि सबसे अच्छा क्या होता है। तो ये बोलता है कि भाई CDM यानी कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये कहता है ये एक ऐसा टेक्निक है जो अलाउ करता है मल्टीपल यूजर को कि वो डेटा साइमल्टेनियसली भेज सके, ट्रांसमिट कर सके। याद रखिए, मल्टीपल यूजर डेटा भेज रहा है एक ही वक्त में ओवर अ सेम फ्रीक्वेंसी बैंड, एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड में एक ही वक्त में, यानी सब कुछ एक टाइम पे हो रहा है। मल्टीपल यूजर सेंड कर रहा है, डेटा को सेंड कर रहा है, साइमल्टेनियसली एक वक्त में सेट कर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी में सेट कर रहा है, एक ही टाइम पे सेट कर रहा है, सिर्फ अलग अलग यूनिक कोड इस्तेमाल करके सेट कर रहा है। जाहिर सी बात है कुछ तो यूनिक होगा, तभी तो आइडेंटिफाई होगा ना कि किसने क्या भेजा और किसको क्या चाहिए। अब इसको समझने में आपको तकलीफ नहीं हुआ होगा, क्यों? क्योंकि दूसरा आपने पढ़ लिया तो एक आइडिया हो जाता है, तो आप समझ गए होंगे हाँ ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब हाउ इट्स वर्क, काम कैसे करता है। ईच यूजर इज असाइन अ यूनिक बाइनरी कोड सीक्वेंस कॉल्ड एज स्प्रेडिंग कोड। अब बाइनरी कोड क्या होता है आपको पता है, 010101 में कुछ कोड होता है, तो हर यूजर को एक यूनिक कोड असाइन हो जाएगा, ठीक है। एक कोड सीक्वेंस, बाइनरी कोड सीक्वेंस एलोकेट हो जाएगा और उसको स्प्रेडिंग कोड भी कहा जाता है, ठीक है। स्प्रेडिंग कोड याद रखना। द यूजर्स डेटा इज कॉम्बाइंड स्प्रेड विद दिस कोड, और यूजर का जो डेटा होता है ना वो कॉम्बाइंड हो जाता है, यानी मर्ज हो जाता है इस कोड के साथ। स्प्रेडिंग द सिग्नल ओवर अ वाइड फ्रीक्वेंसी बैंड, और फिर क्या करता है ये इसको स्प्रेड कर देता है इस सिग्नल को ओवर अ वाइड फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया, ऐसा कुछ भी था नहीं जो आपको नहीं समझ में आ रहा, ओके। ऑल यूजर ट्रांसमिट एट द सेम टाइम एंड ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, हर यूजर डेटा ट्रांसमिट कर रहा है सेम वक्त में और सेम फ्रीक्वेंसी में। एट रिसीवर्स, अब रिसीवर में क्या हो रहा है, द डिजायर सिग्नल इज रिकवर्ड by applying the same code while other users signals appear as noise। क्या मतलब ये है कि जो रिसीवर की तरफ है ना, रिसीवर के एंड में वो क्या करेगा, जो भी डिजायर सिग्नल है, जो भी सिग्नल उसको चाहिए उसको रिकवर करेगा। कैसे रिकवर करेगा, बाय अप्लाइंग द सेम कोड, वही कोड जो कोड आप कंबाइन करके भेज रहे थे, लेकिन जो दूसरा यूजर का सिग्नल्स होगा वो नॉइज रहेगा। यानी आसान शब्दों में भीड़ में मुझे एक चीज ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे, ये लो कोड ढूंढ लो, बस ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। की आइडिया क्या है, सिग्नल्स आर सेपरेटेड बाय कोड, यानी यहाँ पर अब देखिए तीनों जगह सेपरेशन का काम चल रहा है भाई, तीनों ही तोड़ रहा है। पहला तोड़ रहा है फ्रीक्वेंसी को, दूसरा तोड़ रहा है टाइम को, यानी टाइम को नहीं, टाइम स्लॉट को, वरना आप बोलेंगे टाइम कैसे तोड़ सकता है कोई, टाइम स्लॉट को कि कितना एलोकेट होगा। तीसरा तोड़ रहा है कोड को, नॉट बाय टाइम और नॉट बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यही चीज है। कोड्स आर डिजाइंड टू बी ऑर्थोगोनल और मिनिमली कोरिलेटेड सो दे डोंट इंटरफेयर मच विद ईच अदर। अब आप बोलेंगे यार ये क्या बड़ा बड़ा वर्ड बोल दिया, ऑर्थोगोनल, मिनिमली, कोरिलेटेड, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस भारी शब्द है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ 90 डिग्री वाला, और मिनिमल का मतलब बहुत कम रिलेटेड होता है ऊपर की तरफ का लाइन। डिजाइन इसका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एग्जांपल, मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम सच एज 3G, CDMA बेस्ड सिस्टम्स, इसी तरीके से GPS, मल्टीपल सैटेलाइट ट्रांसमिट ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी बट यूज डिफरेंट कोड्स, ठीक हो गया। एडवांटेज क्या है, हाई रेजिस्टेंस टू इंटरफेरेंस एंड नॉइज, बैटरी सिक्योरिटी है, एज अ सिग्नल आर सेपरेट एंड हार्ड टू इंटरसेप्ट, इस तरीके से एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ करता है ये, सपोर्ट साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन विदाउट रिस्ट्रिक्ट टाइम और फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स है, रिसीवर डिजाइन है, रिक्वायर्ड पावर कंट्रोल टू अवॉइड नियर फार प्रॉब्लम्स, लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर ड्यू टू कोड इंटरफेरेंस, ठीक हो गया। यही सब सिंपल सा चीज था। तो अगर आप सिंपल सा एग्जांपल समझना चाहते हो तो कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक इन व्हिच मल्टीपल सिग्नल्स शेयर्ड अ सेम चैनल साइमल्टेनियसली बाय यूजिंग यूनिक कोड सीक्वेंस टू डिस्टिंग्विश ईच यूजर। और यहाँ पर एक चार्ट फ्लो भी आप देख लीजिए, इसका भी लगभग ऐसे ही चार्ट फ्लो है। ये ट्रांसमिट हुआ सिग्नल, मल्टीपल यूजर है, यूजर 1 डेटा कोड 1 कोड 2, ट्रांसमिट होते वक्त यहाँ पर क्या हुआ, वाइड बैंड ट्रांसमिशन है, ऑल यूजर ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, यानी बहुत भीड़ है यहाँ पर। रिसीवर लिया और यहाँ पर रिसीवर कोड के बेसिस पे यानी डिवाइड यानी सेपरेट कर पा रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपने कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी समझ लिया, बहुत ही ज्यादा डिटेल से मैंने समझा दिया। हालांकि इतना डिटेल से मतलब नेटवर्किंग में
लोग नहीं जाते खास करके, बट चलो ठीक है, अच्छी बात है ना, आपको अच्छा नॉलेज हो गया कि चैनल एलोकेशन क्या होता है इन डिटेल। बाय इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट चैनल एलोकेशन टेक्निक, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऑप्टिमाइज बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, मिटिगेट्स कंजेशन एंड इनहैंस ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है, अब आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो चुका है कि कौन सा जो एफडीएम, टीडीएम और सीडीएम कैसे काम करता है। तो जब आपको कोई रिक्वायर्ड होगा, नेटवर्क का रिक्वायरमेंट होगा, आप इजीली समझ पाएंगे कौन सा आपको चाहिए, किसका जरूरत है, किसका नहीं है। ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन टू चैनल एलोकेशन। अब ये चीज आप समझ गए ना, आगे का सब 4K स्पीड में चलेंगे, 4x नॉट 4K। इंट्रोडक्शन टू चैनल एलोकेशन प्रोवाइड्स अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कम्युनिकेशन रिसोर्स आर मैनेज्ड विद इन द नेटवर्क, इंश्योर एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन। ऑलरेडी आपको मालूम है, चैनल एलोकेशन मेथड्स आर एसेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ एंड मिटिगेट्स कंडीशन इन द नेटवर्क एनवायरनमेंट। जाहिर सी बात है, ये जो चैनल एलोकेशन है, ये मेथड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि ये जो नेटवर्क में भीड़ भाड़ होता है ना, उसको मिटिगेट कर सके और प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करवा सके ऑप्टिमाइज वे में। ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है, जो कि डिवाइड करता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इनटू नॉन ओवरलैपिंग चैनल, अलाउ मल्टीपल सिग्नल्स टू ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली विदाउट इंटरफेरेंस। इस तरह से टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है, पार्टीशन द ट्रांसमिशन मीडियम इनटू अ टाइम स्लॉट विद ईच चैनल एलोकेट्स स्पेसिफिक टाइम इंटरवल ऑफ अ डेटा ट्रांसमिशन। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है, यूज अ यूनिक कोड टू मल्टीप्लेक्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल चैनल onto the same frequency band, enabling ensure and enable secure communication in wireless network. By grasping the fundamental of this channel allocation, network administrator can make informed decision regarding the allocation of communication resource to meet the demand of their network infrastructure. तो ये चीज अगर आपको पता चल जाए, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का अगर आप काम करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल। अगर आप उस जॉब में जा रहे हैं तो उस वक्त ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ डिटेल से बताया है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्शन वगैरह को, जिसमें अब आप बोलेंगे भाई पता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एज अ रिवीजन पढ़ के जाएंगे। ठीक है। और कुछ नया चीजें भी आएगा हल्का सा, तो वो भी समझेंगे। डिवीजन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्शन, एफएमडी, वो क्या होता है, आपको पता है क्या होता है वैसे। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज द की चैनल allocation technique used in data communication system to allow multiple signals to share the same transmission medium without interference. In FDM, the available frequency spectrum is divided into non-overlapping channel that each channel allocate a specific range of frequency. This enable multiple signals to transmit simultaneously over a different frequency based within the same medium. Application क्या है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, चैनल है, ये सब है। ठीक है। एडवांटेज क्या है, हमें ऑलरेडी मालूम है। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज एसेंशियल फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट टास्क विद डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंट डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑफ कोर्स ये डिजाइन प्रिंसिपल यानी एफडीएम जरूरी है, एसेंशियल है, किसके लिए, नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के लिए, ताकि ये टास्क को अच्छे से वो डिजाइन इंप्लीमेंट कर सके, ताकि डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम एफिशिएंट काम कर सके। इस तरीके से टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज अ critical channel allocation technique utilized in data communication system to enable multiple signal to share the same transmission medium by dividing into a distinct time slots. Exactly आपको समझ में आ गया कि इसका क्या मतलब होता है। In TDM, the transmission medium is partitioned into sequential time interval. अब देखिए ये लाइन कितना डिफिकल्ट बना दिया, यानी नॉर्मली पढ़ के आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या बोल दिया कि TDM the transmission medium of a partitioned into sequential time interval। वाह, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ गए। With each channel allocates, और बाय द वे ये जो नोट्स हमने बनाया ना, मल्टीपल बुक्स के स्टडी करने के बाद हमने ये नोट्स बनाया, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो है ना, ये एग्जैक्टली मेरा पर्सनल नोट है, यानी इस टॉपिक पे हमने रिसर्च करके इसको लेके लिखा है। ठीक है। तो और ये जो है, ये बेसिकली बुक्स फॉर्मेट में है, इसीलिए आप देखेंगे कि मतलब इसमें जो स्टाइल है वो बुक का स्टाइल है, ये नोट्स नहीं है, और इसलिए लेंदी है। ठीक है। विद ईच चैनल एलोकेटेड अ स्पेसिफिक टाइम स्लॉट फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ड्यूरिंग ईच टाइम स्लॉट, डेटा फ्रॉम अ सिंगल चैनल इज ट्रांसमिटेड एंड मल्टीपल चैनल टेक्स टर्न यूटिलाइजिंग द ट्रांसमिशन मीडियम इन द सीक्वेंस मैनर। ठीक हो गया, यानी स्लॉट बाय स्लॉट चलता रहता है, एक चल रहा है, दूसरा इंतजार करेगा अपना टर्न का। एप्लीकेशन क्या होता है, डिजिटल टेलीफोन सिस्टम में होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होता है, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में होता है, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में होता है। एडवांटेज क्या है इसका, अलाउ मल्टीपल सिग्नल्स टू शेयर अ कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम। सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड sequentially without overlapping the time. Efficient utilization for the transmission medium. TDM is particularly suitable for application where the data rate of each channel is relatively low compared to the overall capacity of the transmission medium. यानी TDM वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, जहां पर ऐसा एप्लीकेशन चाहिए होता है जहां पर डेटा रेट हर चैनल का रिलेटिवली कम हो कंपेयर टू ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज अ सोफिस्टिकेटेड चैनल एलोकेशन टेक्निक employed in data communication system to allow multiple signals to share the same transmission medium. ठीक है। Unlike frequency division multiplexing and time division multiplexing, which allocates separate frequency band or time slot to individual channel, CMD utilize unique code to multiplexing data from multiple channels into the same frequency
bandwidth simultaneously. और ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में एनालिसिस कर लिया. Each channel is assigned to a distinct code and combined signal are transmitted over a shared communication medium. CMD is commonly used in a wireless communication system such as CDMA यानी Code Division Multiple Access Networks. ठीक है. Advantage क्या है? Accommodate multiple signals of concurrent while maintaining a signal integrity. Provide a privacy and security through unique codes. इस तरीके से protection against ever dropping and unauthorized access और इस तरीके से efficient use of available frequency spectrum. इस तरीके से CDM is a particularly suitable for application where security and privacy are paramount, making it ideal for wireless communication system. यानी इसका इस्तेमाल मोस्टली कहाँ होता है? जहाँ पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर वो निग्लिजिबल नहीं है. अब देखिए आता है लैन प्रोटोकॉल. लैन प्रोटोकॉल क्या होता है? लैन प्रोटोकॉल और अ लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल आर essential standard that governs communication within a confined geographical area, typically within a single building or campus. लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक छोटा सा जगह को कवर करता है, जिसका एग्जांपल एक बिल्डिंग या एक कैंपस होता है. और इसका जो रेंज है इसको इंक्रीज भी किया जाता है ब्रिजेस वगैरह के थ्रू, बट आमतौर पे जो बाय डिफॉल्ट ये होता है, ये एक बिल्डिंग या एक कैंपस, छोटा सा स्कूल वगैरह आप बोल सकते हैं, उसको ये कवर करता है. और ये इसेंशियल स्टैंडर्ड होता है इस चीज को संभालने के लिए कि वो जो पर्टिकुलर छोटा सा जोग्राफिकल एरिया है ना, उसके अंदर नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसे करके एफिशिएंट तरीके से होगा, उसी को संभालने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं. दीज प्रोटोकॉल्स डिफाइन द रूल फॉर हाउ डिवाइस कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द नेटवर्क. और ये जो नेटवर्क है, ये छोटा वाला नेटवर्क था, बिल्डिंग या स्कूल्स वाला, ये घर वाला, इस नेटवर्क में जो डिवाइस कनेक्ट है वो किस तरीके से बात करेंगे एक दूसरे से, ये रूल्स कि कैसे बात करेंगे वो डिसाइड कौन करता है, यानी वो बताता कौन है या वो मैनेज कौन करता है? लैन प्रोटोकॉल. इंक्लूडिंग हाउ डेटा पैकेट्स आर ट्रांसमिट एंड रिसीव, एड्रेसिंग स्कीमा, एरर हैंडलिंग एंड नेटवर्क मैनेजमेंट. और इसमें क्या होता है? यानी ये जो मैनेज करता है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, उसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होता है, उसमें ये होता है कि डेटा पैकेट किस तरीके से ट्रांसमिट और रिसीव होगा, ये वो ध्यान रखता है. साथ ही साथ एड्रेस स्कीमास, एरर हैंडलिंग और नेटवर्क मैनेजमेंट, ये सब कुछ करता है. और ये काफी आसान और इंटरेस्टिंग है. इतना आपको डिटेल में यहाँ पर जितना हमने पढ़ा था ना, एकदम डिटेल वाला, उतना जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रीरिक्विजिट्स जो पहला और दूसरा क्रैश कोर्स आपने किया था उसमें कवर हो जाता है ये. ठीक है, तो अभी देखिए जल्दी जल्दी इस पे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. इथरनेट क्या होता है? आपको पता है, इथरनेट का केबल्स आप लगाते हैं अपने कंप्यूटर में या डीलिंग वगैरह में, राउटर वगैरह में लगाते हैं वो. वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज लैन प्रोटोकॉल. आपको पता है लैन प्रोटोकॉल इथरनेट होता है. इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले दिया था कि 10 किलोमीटर दूर से आप कनेक्शन ले नहीं सकते इथरनेट का. ठीक है, वही एग्जांपल है कि ये लोकल एरिया होता है, और अगर आपने इथरनेट लगाया है, मोस्टली लोग लगाते हैं वाईफाई इस्तेमाल करते हैं. अगर आपने वाईफाई लगाया हुआ है और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आपने अपने एरिया मोहल्ला में या जो नियरेस्ट आईपीएस प्रोवाइडर है उससे जाके बात किया होगा. उसने आपके घर के सबसे करीबी जो ब्रिज होता है, जो कनेक्टर होता है, जो कनेक्शन को बढ़ाता है, उसमें से एक तार, जिसको ऑप्टिक फाइबर कहते हैं, वो आपके घर के अंदर लाके उसके आपके पीसी के अंदर जो इथरनेट केबल है मदरबोर्ड में, उसमें लगाया होगा, और तब जाके आपको नेटवर्क मिलता होगा, यानी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं आप. ठीक है, ऑपरेटिंग ऑन डेटा लिंक लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल एंड एम्प्लॉय टेक्निक सच एज कैरियर सेंस, मल्टीपल एक्सेस एंड कोलिजन डिटेक्शन, ये सब कुछ. अब ये जो इथरनेट है, ये वाइडली यूज्ड लैन प्रोटोकॉल है. यानी लैन का तो बहुत सारा प्रोटोकॉल है, उसमें से एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है लैन में, वो है इथरनेट. और इथरनेट जो होता है, ये ऑपरेट करता है, ये चलता है डेटा लिंक लेयर में. अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल लेयर पढ़ रहे हैं. वो डेटा लिंक लेयर में ऑपरेट करता है ओएसआई मॉडल का, और वो बहुत सारा टेक्निक्स उसके पास भी होता है जो वो अपना काम करता है. वो जब हम लोग डेटा लिंक लेयर पढ़ेंगे तो देखेंगे. दूसरा है हमारा वाईफाई, जिसको IEEE 802.11, तो वाईफाई ही ठीक है. तो वाईफाई फेमस लोकल एरिया नेटवर्क होता है, आपको पता है. अ प्रिविलेंट लैन protocol used for Wi-Fi communication within a local area network defines how device establish connection, transmit and receive data wireless. यानी वायरलेसली कैसे करके होगा ये. यहाँ पर तो इथरनेट तो वायर्ड है ना, यानी गाइडेड मीडियम है, ये अनगाइडेड मीडियम है, तो दोनों ही लैन प्रोटोकॉल में जाता है. और दोनों का एग्जांपल इतना सिंपल था कि आप इजीली समझ गए. अंडरस्टैंडिंग लैन प्रोटोकॉल लाइक इथरनेट एंड वाईफाई इज अ क्रूशियल फॉर network administrator and IT professionals responsible for designing, deploying and managing local area network. सिंपल सी बात है. और ये दोनों इवन यानी लैन प्रोटोकॉल का ये पार्ट में कोई डिफिकल्ट नहीं था. अब थोड़ा सा लैन प्रोटोकॉल को मजीद हम लोग खोलेंगे डिटेल में. इंट्रोडक्शन टू लैन प्रोटोकॉल. इंट्रोडक्शन टू लैन प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स अ फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड मैकेनिज्म गवर्न्स कम्युनिकेशन विद द लोकल एरिया नेटवर्क. अब लैन प्रोटोकॉल क्या करता है? आपको प्रोवाइड करता है फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग कि लोकल एरिया नेटवर्क का क्या स्टैंडर्ड है, क्या मैकेनिज्म है, और एक्चुअली में लैन प्रोटोकॉल किस तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाता है प्रॉपर तरीके से.
ठीक हो गया। लैन प्रोटोकॉल डिफाइंस द रूल एंड प्रोसीजर फॉर डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन अमंग्स डिवाइस कनेक्टेड टू द सेम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। और लैन प्रोटोकॉल डिफाइन करता है, बताता है कि कुछ रूल और प्रोसीजर है, इसी को फॉलो करते हुए डेटा ट्रांसमिट होगा अमंग्स द डिवाइस, अमंग्स वो डिवाइस जो कनेक्ट है सेम नेटवर्क। अलग नेटवर्क में है भाई, वहां अलग रूल है, यानी रूल सेम है लेकिन वहां नेटवर्क्स अलग है, अलग अलग डिवाइस अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। लेकिन एक नेटवर्क में जो मल्टीपल डिवाइस है वो आपस में जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, उसका रूल और प्रोसीजर लैन प्रोटोकॉल बताता है। दिस प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर हाउ डिवाइस कम्युनिकेट। और ये प्रोटोकॉल क्या करता है, एक पूरा फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करता है कि पूरा सेट ऑफ रूल देता है एंड टू एंड कि किस तरीके से ये डिवाइस कम्युनिकेट करेंगे आपस में। एड्रेस इशू सच एज पैकेट फॉर्मेट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एंड नेटवर्क एड्रेस स्कीमा। अब जब ये काम होता है ना तो इसमें कुछ इशू आता है, कुछ दिक्कत आता है। वो क्या दिक्कत आता है, वो दिक्कत आता है पैकेट फॉर्मेट का, वो दिक्कत आता है एरर डिटेक्शन का, करेक्शन का और नेटवर्क एड्रेस स्कीमा का। तो लैन प्रोटोकॉल ये सब संभालता भी है, एड्रेसिंग द इशू, और ये सब इशू को वो संभालता है। अगर होगा तो फिक्स करेगा क्या, डेटा पैकेट फॉर्मेट, एरर डिटेक्शन, करेक्शन एंड नेटवर्क एड्रेस स्कीमा। बाय एडहरिंग टू एस्टैब्लिश्ड लैन प्रोटोकॉल, डिवाइस विद इन अ लैन कैन एफिशिएंटली एक्सचेंज डेटा, कोलैबोरेट एंड एक्सेस शेयर्ड नेटवर्क रिसोर्स। और ये सब चीज जब अप्लाई कर देते हैं, लैन प्रोटोकॉल कर देता है, तो इससे क्या होता है, एक डिवाइस लैन प्रोटोकॉल में या मल्टीपल डिवाइस लैन प्रोटोकॉल में अच्छे तरीके से डेटा एक्सचेंज कर पाता है, कोलैबोरेट कर पाता है, रिसोर्स को शेयर कर पाता है एफिशिएंटली। तो इसमें दो चीज होता है, ईथरनेट होता है, द डिफैक्टर स्टैंडर्ड फॉर वायर्ड लैन स्पेसिफिक हाउ डिवाइस एक्सेस टू द नेटवर्क मीडियम मैनेज कोलिजन एंड ट्रांसमिट डेटा पैकेट, ईथरनेट का। और वाईफाई का गवर्न्स वायरलेस कम्युनिकेशन विद इन LANs, define how device connect to the network, authenticate user and transmit data wirelessly। यानी आसान शब्दों में वायर्ड वाला कैसे काम करेगा, वायरलेस वाला कैसे काम करेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल ऑफ अ LAN प्रोटोकॉल इज एसेंशियल फॉर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड IT प्रोफेशनल इन्वॉल्विंग डिजाइन, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग LANs। अब इथरनेट को देखते हैं। इथरनेट प्रोटोकॉल, इथरनेट प्रोटोकॉल स्टैंड्स एज अ कॉर्नरस्टोन इन द LAN टेक्नोलॉजी, गवर्न हाउ डिवाइस कम्युनिकेट ओवर अ वायर्ड नेटवर्क। यानी वायर्ड, आप ऐसे बोल सकते हैं कि वायर्ड नेटवर्क में जो चीज पे आपको फोकस करना है वो आपको सिर्फ यानी वायर्ड नेटवर्क पे आपको जिस चीज में फोकस करना है लैन के अंदर, क्योंकि वायर्ड नेटवर्क मोस्टली लैन में इस्तेमाल होता है, मैन में ना के बराबर होता है और वैन में तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो लैन में जो फोकस करने वाला चीज है वो है वायर्ड नेटवर्क, और वायर्ड नेटवर्क में जो फोकस करने वाला चीज है वो इथरनेट है, ठीक है। ऑपरेटिंग है डेटा लिंक लेयर, और ये डेटा लिंक लेयर में ऑपरेट होता है यानी काम करता है OSI मॉडल का। इथरनेट एम्प्लॉयज वेरियस टेक्निक टू मैनेज नेटवर्क एक्सेस एंड इंश्योर रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन। और इथरनेट जो होता है ना, जो ये प्रोटोकॉल इथरनेट जो टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल है, इथरनेट प्रोटोकॉल जो है ये बेसिकली कुछ टेक्निक इस्तेमाल करता है, बल्कि बहुत सारा टेक्निक इस्तेमाल करता है। किस चीज को मैनेज करने के लिए, इस चीज को मैनेज करने के लिए कि नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से एक्सेस किया जाए और डेटा ट्रांसमिशन प्रॉपर तरीके से किया जा सके। वन ऑफ द की फीचर ऑफ इथरनेट इज यूटिलाइजिंग द कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। अभी क्या बोल दिया, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस CSMA विद कोलिजन डिटेक्शन यानी /CED। तो ये होता क्या है, पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। मैकेनिज्म यानी एक मैकेनिज्म है विच अलाउ डिवाइस टू शेयर द नेटवर्क मीडियम बाय लिसनिंग फॉर कैरियर सिग्नल्स बिफोर ट्रांसमिटिंग डेटा। यानी यहाँ पर क्या होता है कि एक मैकेनिज्म है जो कि अलाउ करता है डिवाइस को कि वो शेयर करे नेटवर्क को मीडियम के साथ, लिस्टिंग फॉर कैरियर सिग्नल्स, और वो कैरियर सिग्नल को लिस्ट करता है बिफोर ट्रांसमिटिंग ऑफ डेटा इन द इवेंट ऑफ कोलिजन। और जैसे कोलिजन हो जाता है, कोलिजन का मतलब क्या होता है, दोनों क्रैश कर जाए, अगर कोलिजन हो जाए, मिल जाए, इनेबल डिवाइस टू डिटेक्ट द कोलिजन एंड सब्सिक्वेंटली इनिशिएट अ रीट्रांसमिशन प्रोसेस, अवॉइड डेटा लॉस। और अगर कोलिजन हो जाए फॉर सम रीजन तो वो डेटा लॉस को भी अवॉइड करता है और रीट्रांसमिट करता है। की फीचर्स ऑफ इथरनेट क्या है, स्पेसिफिक डेटा पैकेट फॉर्मेट एंड फ्रेम स्ट्रक्चर, डिफाइंड डेटा, डिफाइंड एड्रेस स्कीमा। एड्रेस स्कीमा क्या होता है, डिफाइंड यानी MCA एड्रेस, आपको पता है मैक एड्रेस, हर डिवाइस में फिजिकल यूनिक एड्रेस होते हैं। वही अगर आपके पास डीलिंग का राउटर वगैरह है या आपके ब्रॉडबैंड वाले ने आपको एक सेट टॉप बॉक्स की तरह जो बॉक्स होता है वो दिया है, उसको आप घुमाइए, पीछे में आपको एक नंबर मिलेगा जो कि मैक एड्रेस होता है, लिखा हुआ रहता है वहां पर मैक एड्रेस। इंप्लीमेंट्स एरर डिटेक्शन एंड मैकेनिज्म, और ये एरर डिटेक्शन और मैकेनिज्म को भी इंप्लीमेंट करता है। सपोर्ट्स डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज, अलग अलग नेटवर्क टोपोलॉजी को ये सपोर्ट करता है। बस टोपोलॉजी में भी चलता है, स्टार में भी चलता है, रिंग में भी चलता है। अब आप ऑलरेडी जानते हैं ये सब है तो आपके दिमाग में चल रहा होगा, अच्छा बस तो ऐसे होता है, रिंग तो ऐसे होता है, स्टार तो ऐसे होता है, तो यही इंपॉर्टेंट है। वेरियस स्पीड ऑप्शंस, अलग अलग स्पीड ऑप्शन प्रोवाइड करता है, 10 Mbps, 100 Mbps, 1 GB, 10 GB। जाहिर सी बात है तभी तो आप लोग पैकेज ले पाते हैं ना। विद इट्स वाइड स्प्रेड अडॉप्शन एंड इवोल्यूशन ओवर द ईयर, इथरनेट हैड बिकम द स्टैंडर्ड चॉइस फॉर वायर्ड लैन डिप्लॉयमेंट इन द वेरियस एनवायरनमेंट रेंज एंड स्मॉल ऑफिस सेटअप टू लार्ज इंटरप्राइज नेटवर्क। अब क्योंकि ओवर द एयर ये इतना फैल गया है, इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है लोगों के
द्वारा कि अब ये एक स्टैंडर्ड बन गया है कि भाई लोकल एरिया नेटवर्क में अगर आपको कोई यानी इस्तेमाल करना है लैन में कुछ डिप्लॉय करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करना है तो फिर भाई आप लैन का यानी ईथरनेट का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो छोटा कंपनी हो या लार्ज स्केल कंपनी हो। अब वाईफाई प्रोटोकॉल क्या होता है? द वाईफाई प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन IEEE 802.11 स्टैंडर्ड। अब आप बोलेंगे भाई ये क्या चीज है, कतई खतरनाक चीज है यार। और वो क्या है मैं समझाता हूँ आपको। इज अ फंडामेंटल लैन प्रोटोकॉल दैट गवर्न्स वायरलेस कम्युनिकेशन विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखिए लोकल एरिया नेटवर्क में दो किस्म का ही कनेक्शन हो सकता है, एक हो सकता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। वायर्ड में तो इथरनेट भैया ने जगह ले लिया और कोई ले नहीं सकता, तो बचा था वायरलेस। तो वायरलेस में वाईफाई भैया ने ले लिया। तो आपको सिर्फ दो ही चीज याद रखना, इट इनेबल्स डिवाइस टू कनेक्ट टू द नेटवर्क वायरलेसली। और ये क्या करता है, इनेबल करता है कि भाई आप वायरलेस कनेक्ट कर सके बिना कोई वायर के, अलाउइंग यूजर टू एक्सेस नेटवर्क रिसोर्स विदाउट द नीड फॉर फिजिकल केबल। सिंपल सी बात है, आपको ऑलरेडी पता है। द वाईफाई प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ डिवाइस एस्टैब्लिश कनेक्शन, ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा एंड मैनेज नेटवर्क रिसोर्स। और वाईफाई आपको बताता है कि भाई किस तरीके से आप वायरलेस तरीके से कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, डेटा ट्रांसमिट करते हैं, डेटा रिसीव करते हैं और नेटवर्क के रिसोर्स को मैनेज करते हैं। वाईफाई नेटवर्क ऑपरेट एट अनलाइसेंस्ड 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। ये एक अनलाइसेंस बैंडविड्थ होता है वाईफाई जिसमें ऑपरेट करता है, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पे ये ऑपरेट करता है। यूटिलाइजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है सिग्नल्स टू ट्रांसमिट डेटा पैकेट बिटवीन डिवाइस, और रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करके डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करता है बिटवीन द डिवाइस विथ इट्स वाइड स्प्रेड अडॉप्शन एंड कंटिन्यू एडवांसमेंट। और क्योंकि ये भी बहुत टाइम से स्टार्ट हो यानी क्लासिकल टाइम से चल रहा है, आज भी चल रहा है, और क्योंकि इसमें एडवांसमेंट होता जा रहा है, वाईफाई हैज बिकम एन यूबिक्यूट टेक्नोलॉजी इन द वेरियस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या जगह लिया था, इथरनेट। यहाँ पर क्या जगह लिया, वाईफाई। की एस्पेक्ट ऑफ वाईफाई, नेटवर्क ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन। नेटवर्क ऑथेंटिकेशन का और इंक्रिप्शन का ध्यान रखता है मेजरली। डेटा ट्रांसमिशन रेट इसका ध्यान रखता है। मल्टीपल एमेंडेंट्स एंड वर्जन्स, अलग अलग एमेंडेंट्स और अलग अलग वर्जन है, जैसे कि ये इतना सारा कुछ। ठीक है, इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी फॉर यूजर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी भी मिलता है। अंडरस्टैंडिंग द वाईफाई प्रोटोकॉल इज एसेंशियल फॉर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड IT प्रोफेशनल्स इन्वॉल्विंग इन डिजाइन, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग वायरलेस नेटवर्क। यानी जाहिर सी बात है ये दोनों एक पहलू के दो सिक्के हैं। जाहिर सी बात है लैन में दो ही चीज चलता है, एक इथरनेट जो कि वायर में है, एक वाईफाई जो कि वायरलेस में। सिंपल सी बात। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे टोकन रिंग प्रोटोकॉल। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से आई है बीच में यार टोकन रिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? तो भाई लैन में दो प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका भी कुछ यानी किरदार होता है। तो वो क्या होता है समझ लीजिए। द रिंग टोकन प्रोटोकॉल इज अ लैन प्रोटोकॉल दैट ऑपरेट ऑन अ रिंग टोपोलॉजी। अब आप सोचेंगे फाइनली जो प्रीवियस पढ़ा कुछ तो आ गया, एक रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में चलता है रिंग टोकन प्रोटोकॉल, जो कि लैन का एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, वेयर डेटा पैकेट सर्क्यूलेट अराउंड द नेटवर्क इन द यूनिडायरेक्शनल मैनर। यानी यूनिडायरेक्शनल मैनर में आपका जो डेटा पैकेट है वो घूमता रहता है। अब आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा होता है? तो देखिए समझते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ, क्या, कैसे होता है। इन टोकन रिंग नेटवर्क डिवाइस आर कनेक्टेड is a closed loop and special token is passed sequentially from one device to another device। यानी रिंग टोकन आपको पता है रिंग टोपोलॉजी कैसे होता है, गोल सा टोपोलॉजी होता है, जो एक कंप्यूटर एक डिवाइस अपने राइट और लेफ्ट एडजेसेंट डिवाइस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी रिंग नेटवर्क क्या होता है, वो डिवाइस कनेक्ट होता है क्लोजली लूप, यानी एक के बाद एक के बाद एक कनेक्ट होता है, तो एक लूप बन जाता है। एंड अ स्पेशल टोकन पास्ड सिक्वेंशियली, तो एक स्पेशल टोकन पास होता है सिक्वेंशियली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, क्योंकि वो आपस में कनेक्ट है। ओनली द डिवाइस होल्ड द टोकन कैन ट्रांसमिट डेटा, और जो डिवाइस के पास टोकन है वो स्पेशल वाला, वही डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, बाकी दूसरा नहीं कर सकता। इंश्योरिंग ऑर्डरली एक्सेस टू नेटवर्क मीडियम एंड प्रिवेंट कोलिजन। और इससे ये होता है कि एक साथ दो का एक्सेस ना मिल जाए ताकि कोलिजन ना हो जाए, वो इस तरीके से मैनेज करते हैं बेसिकली एक एक करके। दिस टोकन पासिंग मैकेनिज्म रेगुलेट एक्सेस टू नेटवर्क, अलाउइंग डिवाइस टू ट्रांसमिट डेटा व्हेन दे प्रोसेस द टोकन एंड पास इट टू द नेक्स्ट डिवाइस वंस ट्रांसमिशन इज कंप्लीट। और ये टोकन पासिंग मैकेनिज्म जो है ये रेगुलेट करता है, यानी इस तरीके से काम करता है नेटवर्क एक्सेस करने में, अलाउ करता है डिवाइस को कि भाई आप ट्रांसमिट करो डेटा को। जब भी टोकन आपको मिल जाए तो आप फिर प्रोसेस करने के बाद, वो टोकन को प्रोसेस करने के बाद दूसरी डिवाइस को ले दो ताकि ट्रांसमिशन कंप्लीट हो सके। यानी नेक्स्ट डिवाइस वंस ट्रांसमिशन इज कंप्लीट, जैसे उसका ट्रांसमिशन कंप्लीट होता है वो दूसरी डिवाइस को ले देता है, यानी सबको एक बार मौका मिलेगा। की फीचर ऑफ टोकन रिंग्स, डिटरमिनिस्टिक परफॉर्मेंस विद गारंटीड एक्सेस अपॉर्चुनिटी। यानी यहाँ पर परफॉर्मेंस तो बहुत हाई होता है और गारंटी एक्सेस अपॉर्चुनिटी होता है। प्रिवेंट कोलिजन थ्रू टोकन पासिंग मैकेनिज्म, कोलिजन को यहाँ पर प्रिवेंट किया जाता है टोकन पासिंग
मैकेनिज्म के मदद से ऑपरेट एट स्पीड ऑफ 4 एमबीपीएस एंड 16 एमबीपीएस, ये इसका एक स्टैंडर्ड स्पीड होता है। यूज आईबीएम प्रोप्रियरिटी केबल सिस्टम, यानी ये आईबीएम का प्रोप्रियरिटी है, बेसिकली आईबीएम इसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे आईबीएम का अपना था ना ईबीसीडी, अगर आपने मेरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर वाला कोर्स किया है तो उसमें हमने स्टार्टिंग में बीसीडी ईबीसीडी कैरेक्टर्स इनकोडिंग के बारे में बताया था, उसमें भी आईडीएम का अपना प्रोप्राइटरी था जो कि ईबीसीडी और ईबीसीडी आईडी उनका था, और फिर एस्की उसके यानी आप बोल सकते हैं पैरेलल में एक चल रहा था, यानी कि कौन स्टैंडर्ड बनेगा। बट ईबीसीडी और बीसीडी जो स्टैंडर्ड आज भी है लेकिन आईबीएम सिस्टम्स में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टैंडर्ड क्या है? एस्की। एस्की ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टैंडर्ड है और आज उसका भी एक अच्छा डेवलप्ड वर्जन यूनिकोड जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्टैंडर्ड है जब आप कैरेक्टर इनकोडिंग की बात करते हैं तो। और इवन यूनिकोड में भी बहुत सारा है, बिट्स है उसमें बहुत सारा कि कितना इन यूनिकोड आपको चाहिए होता है। डिस्प्यूट इट्स डिटरमिनिस्टिक नेचर, टोकन रिंग नेटवर्क हैव बिकम अ लेस प्रिवेलेंट compared to Ethernet network due to the factors such as higher implementation cost and lower scalability। हालांकि ये सब होने के बावजूद भी भाई कि टोकन रिंग प्रोटोकॉल जैसे काम करता है लेकिन ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता इन कंपेयर टू इथरनेट नेटवर्क, क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर है, जैसे कि उसमें से एक हाई फैक्टर है कि इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है और स्केलेबिलिटी कम है, यानी उसमें फिर आप एक्स्ट्रा यूजर्स अगर आ रहे हैं तो उसमें स्केल नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब हमारा लास्ट और फाइनल टॉपिक होता है अलोहा प्रोटोकॉल। तो बेसिकली ये क्या था? ये बस एक नॉलेज के लिए आपको जानना जरूरी था। ठीक है, इसका कोई ऐसा आज के टाइम पे इस्तेमाल हो नहीं रहा है, ये आईबीएम का ही प्रॉपर्टी है। हाँ, अंटिल अनलेस आप आईबीएम में जा रहे हैं नेटवर्किंग करने फिर आपको जरूरत पड़ सकता है इसका, बाकी ये दोनों इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड से। अब अलोहा प्रोटोकॉल समझते हैं। अलोहा प्रोटोकॉल रिप्रेजेंट पायनियरिंग अप्रोच टू रैंडम एक्सेस कम्युनिकेशन, particularly relevant in a shared network environment where multiple device contend for access or transmission मीडियम ऑन ट्रांसमिट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। यानी वही बात है कि अलोहा प्रोटोकॉल क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक अप्रोच को जो होता है कि रैंडम एक्सेस कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली ये कहाँ होता है? रेलिवेंट होता है कहाँ? शेयर्ड नेटवर्क में। शेयर्ड नेटवर्क एनवायरनमेंट जहां पर मल्टीपल डिवाइस कंटेंट करते हैं यानी एक्सेस के लिए। कंटेंट का मतलब क्या हो गया? स्ट्रगल करते हैं एक्सेस करने के लिए ट्रांसमिशन मीडियम को, यानी मल्टीपल डिवाइस है, एक मीडियम है, कौन एक्सेस करेगा? तो वो होता है ना कि झगड़ा चल रहा है, मेरे को दो, वही वाला चीज है, तो उसको सॉल्व करता है। अ प्योर अलोहा प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस इन द लेट 1960s, सोच सकते हैं आप कितना पुराना, इंटरनेट आने से भी डेकेड्स पहले। ठीक है, अलाउज स्टेशंस टू ट्रांसमिट डेटा पैकेट व्हेनेवर दे हैव डेटा टू सेंड। यानी प्योर अलोहा प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया था लेट 1960s में, कि वहां पर अलाउ किया गया था कि स्टेशंस जो है वो ट्रांसमिट कर सके अपने डेटा पैकेट्स को जब भी उनके पास डेटा हो तो। हाउएवर कोलिजन ऑकर्स इफ टू और मोर स्टेशन ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली, लेकिन अगर एक या एक से ज्यादा यानी एक या दो उससे ज्यादा ट्रांसमिशन अगर करते थे एक ही वक्त में, एक वक्त में ना करे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक वक्त में अगर कर दे दो स्टेशन ट्रांसमिट डेटा को तो कोलिजन होता था, यानी एक्सीडेंट हो जाता था। ठीक है, लीडिंग टू पैकेट लॉस एंड नीड रीट्रांसमिशन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ पैकेट लॉस हो जाता था और रीट्रांसमिट यानी दोबारा से भेजने का प्रॉब्लम होता था। ये प्योर अलोहा है। टू एड्रेस दिस इशू अ स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल डिवाइड्स टाइम इनटू डिस्क्रीट स्लॉट विद स्टेशन ओनली अलाउड टू ट्रांसमिट एट द बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट। अब यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्लॉटेड अलोहा जो है वो प्रोटोकॉल क्या करता है? डिवाइड करता है टाइम को डिस्क्रीट स्लॉट्स में। डिस्क्रीट स्लॉट का मतलब क्या होता है? अलग अलग सेपरेट स्लॉट में उसको डिवाइड करता है विद वर्क स्टेशन ओनली अलाउड टू ट्रांसमिट एट द बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट। तो स्लॉट के शुरू में ही सिर्फ ट्रांसमिशन कर सकता है स्टेशन। दिस सिंक्रोनाइजेशन रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ कोलिजन, और ये सिंक्रोनाइज क्या करता है कि कोलिजन को कम करता है। इंप्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द नेटवर्क। ठीक हो गया। अब एक प्योर अलोहा है। स्टेशंस ट्रांसमिट डेटा व्हेनेवर दे हैव इंफॉर्मेशन टू सेंड विदाउट कोऑर्डिनेट्स एंड अदर स्टेशन, यानी दूसरे स्टेशन से विदाउट कोऑर्डिनेट किए जैसे ही डेटा मिल रहा है वो भेज दे रहे हैं। प्योर अलोहा ऐसे काम करता है। जबकि स्लॉटेड अलोहा कैसे काम करता है? टाइम इज डिवाइड इनटू डिस्क्रीट स्लॉट। टाइम जो है वो अलग अलग स्लॉट के ऊपर इंडिविजुअल वे में सेपरेट कर दिया गया है। एंड स्टेशन कैन ओनली ट्रांसमिट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच स्लॉट, और हर स्लॉट के स्टार्टिंग में ही सिर्फ बताया जा रहा है कि भाई आप दे सकते हैं स्टेशन को। इससे कोलिजन कम होता है यानी कम किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग अलोहा प्रोटोकॉल्स इज अ क्रूशियल फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट टास्क विद डिजाइन, मैनेज एंड शेयर नेटवर्क एनवायरनमेंट। तो अलोहा प्रोटोकॉल कुछ ऐसा डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स अब तक तो नहीं था। अलोहा प्रोटोकॉल बहुत सिंपल है। सॉर्टेड प्योर अलोहा बहुत सिंपल है, और प्योर अलोहा में कोलिजन होता था इस वजह से क्योंकि ये विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन का भेजते थे। तो सॉर्टेड क्या किया कि भाई वो बोला कि भाई डिस्क्रीट टाइम में अलग अलग टाइम पे इसको डिवाइड कर दो टाइम को, स्लॉट को, और उसके बाद भेज दो, और सिर्फ पहला स्लॉट में आप दे सकते हैं अपना जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देना है। इंट्रोडक्शन टू
to Aloha slot, Aloha slot नहीं, Aloha protocol. Introduction to Aloha protocol offers a foundational understanding of a random access communication technique employed in shared network environment. अब आपको समझ में आया random access communication का मतलब क्या हुआ, क्योंकि without any coordinates वगैरह वो भेज रहा था. Developed in 1960 at the University of Hawaii, the Aloha protocol was one of the earliest method for allowing multiple users to transmit data over a shared communication channel. यानी ये one of the earliest innovations था, ठीक है, inventions था. The pure Aloha protocol permits station to send data packets whenever they have a data to transmit without coordination with the other station. However, collision may occur if multiple stations attempt to transmit simultaneously, leading to packet loss and the need for retransmission. यानी वही प्रॉब्लम है कि विदाउट कोई कोऑर्डिनेशन के भेजते रहे तो एक साथ एक वक्त में दो भेज दिया तो प्रॉब्लम हो गया. Subsequently, the slotted Aloha protocol was introduced to improve the efficiency of the random access communication. जाहिर सी बात है, तो इसको improve करने के लिए, pure Aloha को improve करने के लिए ही slotted Aloha को बनाया गया. Slotted Aloha divides time into discrete slot, जैसे हमने पहले बताया, with the station only permit to transmit at the beginning of the slot, जैसे हमने बताया. This synchronized approach reduce the likelihood of collision as stations wait for the next available slot to transmit, improve the overall efficiency of the network. जाहिर सी बात है, यानी पहले स्लॉट में उसने भेज दिया, अब दूसरा स्लॉट जब तक एलोकेट ना हो तब तक वो भेज नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है तब तक उसको एलोकेट करना ही नहीं है जब कोई और ट्रांसमिट कर रहा है उसी वक्त में. तो ये सिंपल सा चीज हो गया, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, समझ में आ गया आपको. नाउ प्योर अलोहा डिटेल में समझते हैं. द प्योर अलोहा प्रोटोकॉल कंसीव्ड एट द लेट 1960 रिप्रेजेंट वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रैंडम एक्सेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. यानी ये पहला वन ऑफ द अर्लीस्ट था, बाद में ऐसा बहुत सारा प्रोटोकॉल्स आ गया. इन प्योर अलोहा स्टेशंस आर अलाउड टू ट्रांसमिट डेटा पैकेट्स व्हेनेवर दे हैव इंफॉर्मेशन टू सेंड विदाउट द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन विद अदर स्टेशन. हाउएवर collision can occur if multiple stations attempt to transmit simultaneously, resulting in the packet loss and subsequent retransmission. Characteristic क्या था? Key characteristic uncoordinated approach of data transmission था. फिर क्या था? Station transmit whenever they have data. जैसे ही डेटा मिले वो ट्रांसमिट करेंगे. Collision occur when multiple stations transmit simultaneously. Require collision detection and retransmission mechanism. यानी यहाँ पर collision detection mechanism भी चाहिए, retransmission mechanism भी चाहिए. Maximum throughput of approximately 18.4%. एडवांटेज क्या था? सिंपल इंप्लीमेंटेशन था. नो नीड फॉर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन स्टेशन, दोनों स्टेशन में कोई सिंक्रोनाइजेशन कराना नहीं पड़ेगा. फाउंडेशन फॉर मोर एडवांस प्रोटोकॉल, लेकिन ये मोर एडवांस प्रोटोकॉल के लिए एक फाउंडेशन बना बाद में, जैसे कि पहला तो इसी का स्लॉटेड अलोहा बन गया ना. डिस्पिट ऑफ इट्स इनएफिशिएंसीज ड्यू टू कोलिजन एंड रिट्रांसमिशन, प्योर अलोहा प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल इनसाइट इनटू द चैलेंज ऑफ द रैंडम एक्सेस कम्युनिकेशन एंड paved द वे फॉर मोर सोफिस्टिकेटेड प्रोटोकॉल्स. ये ना आसान शब्दों में भले ये उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन इसने जो अप्रोच दिया ना, उस अप्रोच पे पावरफुल प्रोटोकॉल्स बन सकते हैं और बने भी हैं. Slotted Aloha. Slotted Aloha is an enhancement of a pure Aloha protocol introduced to improve the efficiency of a random access communication in shared network environment. In Slotted Aloha, time is divided into discrete time slot and station are only permitted to transmit data at the beginning of the each slot. This synchronization approach reduces the likelihood of the collision and station as the station wait for the next available slot to transmit data. यानी ये चीज अब आपको समझ में आ गया है. की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टाइम इज डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट टूल्स. टाइम स्लॉट को अलग अलग स्लॉट पे डिवाइड कर दिया जाता है कि कितना टाइम के लिए आप कर सकते हैं ट्रांसमिट. स्टेशन कैन ओनली ट्रांसमिट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच स्लॉट, हर स्लॉट के स्टार्टिंग में वो ट्रांसमिट कर सकते हैं. रिक्वायर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन स्टेशन के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन चाहिए ताकि वो कोलिजन ना कर सके. डिटेक्ट कोलिजन प्रोबेबली कंपेयर टू प्योर अलोहा. प्योर अलोहा के मुकाबले कोलिजन को डिटेक्ट बहुत ज्यादा कर लेता है, ये यानी करके सॉल्व कर देता है. मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 36.8. एडवांटेज ओवर प्योर अलोहा. प्योर अलोहा के ऊपर क्या एडवांटेज है? डबल मैक्सिमम थ्रूपुट होता है. मैक्सिमम थ्रूपुट डबल है, वहां पर 16 समथिंग था, वहां पर 18 था. 18 रिड्यूस कोलिजन प्रोबेबिलिटी, कोलिजन का प्रोबेबिलिटी कमाता है. मोर एफिशिएंट यूज ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम. बाय सिंक्रोनाइजिंग मैकेनिज्म ट्रांसमिशन by synchronizing transmission and reduced collision, Slotted Aloha demonstrated the feasibility of efficient shared network access without the need of central coordination. यानी synchronized transmission क्या करता है? ये collision को reduce करता है. Slotted Aloha demonstrate करता है feasibility of efficiency shared network, यानी network sharing को जो access करते हैं उसको easy बनाता है, simple बनाता है और flexible बनाता है कि आप उसको, मतलब flexible मतलब क्या होता है? जहां पर आपके पास options काफी ज्यादा हो, without need of centralized coordination, without centralized coordination को बनाए यानी बरकरार किया. कंक्लूजन, तो फाइनली हमारा अब का यानी आज का क्रैश कोर्स का अब कंक्लूजन आ गया. मेरा गला बैठ चुका है, मुझे पानी पीने की जरूरत है, तो मैंने पानी का एक घोट ले लिया है. वैसे ठंडे में तो ज्यादा प्यास भी नहीं लगता. इन कंक्लूजन, द स्टडी ऑफ अ चैनल एलोकेशन, जो कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, लैन प्रोटोकॉल जो कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, और अलोहा प्रोटोकॉल ये भी हमने डिटेल में पढ़ा. वो अलग बात है, समझ बहुत जल्दी आ गया होगा आपको, लेकिन पढ़ा हमने डिटेल में, ठीक है. स्पेसिफिकली प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा रिवील्स द इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स एंड स्टैंडर्ड्स गवर्निंग डेटा कम्युनिकेशन विद इन द नेटवर्क. प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा रिवील करता है बहुत सारा चीज को, कि मतलब ये एक बहुत बड़ा
एक आप बोल सकते हैं प्रूफ भी होता है कि क्यों आपको क्लासिकल चीज़ पढ़ना होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई ये मॉडर्न चीज़ है तो हम पहले यूँ क्यों नहीं पढ़ रहे? हम लोग पुराना चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन में भी आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी आज इस्तेमाल ही नहीं होता। फिर सवाल है कि हम क्यों पढ़ते हैं? उसका रीज़न ये है कि भाई वो टेक्नोलॉजी पायनियर है उस चीज़ के ऊपर जो आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप उसको नहीं समझेंगे तो ये कैसे बनाएँगे? तो ये एक एग्ज़ाम्पल था कि अलोहा प्रोटोकॉल नहीं समझेंगे अगर आप तो स्लॉटेड प्रोटोकॉल कहाँ से समझ में आएगा? क्योंकि वो उसका पायनियर है। तो वैसे ही हम लोग जो प्रीरिक्विजिट्स बेसिक पढ़ के आए थे ना, वो हम लोग को हेल्प कर रहा है अभी और आगे भी कि हम लोग अच्छे से नेटवर्किंग को समझ सकें। इसमें हमने 3 मेजर टॉपिक्स पढ़े जो तीनों के तीनों फिजिकल लेयर के अंदर आते हैं और आप खुद समझ सकते हैं फिजिकल लेयर यहाँ पर जो भी चीज़ था वो फिजिकल चीज़ से इन्वॉल्व करता है। यानी फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखता है और फिजिकली उसमें यानी इंटरैक्शन होता है। इसमें से एक चैनल एलोकेशन होता है इनकम्प्रेस टेक्निक लाइक फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ऑप्टिमाइजिंग बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन एंड मैनेजिंग नेटवर्क रिसोर्स एफिशिएंटली। ऑफ कोर्स ये फिजिकल लेयर में काम कर रहा है क्योंकि फिजिकल है, डायरेक्ट प्लग होता है आपके फिजिकल मीडियम के अंदर। बिल्कुल समझ में आ गया। सॉरी ये डायरेक्ट प्लग नहीं होता, ये नेटवर्क के ऊपर आपका यानी जो प्लग कर रहे हैं आप बेसिकली उसके उसमें डेटा ट्रांसमिट कैसे हो रहा है? जाहिर सी बात है डेटा ट्रांसमिट तो फिजिकली हो रहा है ना, उसी तार के उसी जो वायर के थ्रू ही तो हो रहा है। दूसरा है लैन प्रोटोकॉल सच एज ईथरनेट वाईफाई डिफाइंस द रूल फॉर कम्युनिकेशन विद इन लोकल एरिया नेटवर्क इनेबलिंग डिवाइस टू एक्सचेंज डेटा रिलायबली एंड सिक्योरली। अब आप बोलेंगे भाई इसमें ईथरनेट तो समझ में आता है, एक फिजिकल चीज है जो हम लोग लगाते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे, लेकिन वाईफाई तो फिजिकल चीज नहीं है। अरे भैया वाईफाई तो प्रोटोकॉल है, वो कहाँ से फिजिकल होगा? वाईफाई चल फोन पे रहा है ना, वो फिजिकल मीडियम है। तो फिजिकल मीडियम होगा जब आप लिंक की बात करें, यानी जब आप फिजिकल लेयर की बात करें तो उसमें हर चीज रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होगा। यानी रियल वर्ल्ड से कनेक्ट से मुराद है कि फिजिकली कनेक्ट होगा, आपके डायरेक्ट मीडियम से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। दूसरा अलोहा प्रोटोकॉल्स आपने पढ़ा, तो अलोहा प्रोटोकॉल्स कहाँ होता है? जाहिर सी बात है वर्क स्टेशन वगैरह में चलता है। वो क्या करता है? रैंडम एक्सेस कम्युनिकेशन अप्रोच ऑफर्स अ सॉल्यूशन फॉर मैनेजेबल कनेक्शन एंड इंश्योरिंग फेयर एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्स एंड शेयर्ड एनवायरनमेंट। जाहिर सी बात है जब नेटवर्क को शेयर किया जा रहा है उस वक्त के लिए अलोहा प्रोटोकॉल और स्लॉटेड अलोहा काम में आता है। ठीक है, तो आपने ये तीनों चीज समझ लिया कि ये तीनों चीज फिजिकल लेयर में क्या है, और इवन आपको ये भी समझ में आ गया कि तीनों चीज का इस्तेमाल कहाँ होता है। फॉर एग्जांपल अलोहा प्रोटोकॉल आपको लगेगा चलो उतना इस्तेमाल तो नहीं होता है इसका, शेयर्ड नेटवर्क में कहीं इस्तेमाल होता होगा कोलिजन वगैरह को बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हाँ पहले तो भाई लैन प्रोटोकॉल से हम लोग जोड़ते हैं इथरनेट को, उसके बाद कनेक्शन स्टार्ट होता है। वो जो कनेक्शन स्टार्ट होता है ना, वो चैनल एलोकेशन कैसे करके होता है वो हमने यहाँ पर पढ़ा, और किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके होता है वो भी हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक हो गया। Understanding this concept is essential for network engineers, IT professionals, and communication specialists tasked with designing, deploying, and maintaining modern network systems. तो यहाँ पर मैं यूनिट बेस्ड क्वेश्चंस को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जस्ट यहाँ पर मैं व्हाट इज द की प्रिंसिपल बिहाइंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन? भाई की प्रिंसिपल क्या है? डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है फ्रीक्वेंसी को, उसमें क्या ही बताऊं, आपको ऑलरेडी पता होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाउ डज द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एलोकेट कम्युनिकेशन रिसोर्स? तो भाई कम्युनिकेशन रिसोर्स कैसे करके एलोकेट करता है आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए। टाइम डिवाइड करता है स्लॉट में, सिंपल। पहला वाला फ्रीक्वेंसी डिवाइड। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इन द वायरलेस कनेक्शन? अब कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है वायरलेस कम्युनिकेशन में? जाहिर सी बात है सीएमडी यूटिलाइज करता है यूनिक कोड को जिससे वो मल्टीपल, मतलब वही चीज है ना जो आपने अभी जस्ट पढ़ा है। अब बहुत से लोगों का ये भी प्रॉब्लम होता है ना कि उनको समझ में तो आ गया लेकिन वो लिख नहीं पाते। उसका पीछे रीजन ये है कि शायद आपका इंग्लिश थोड़ा सा वीक होगा। तो ये पॉइंट नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इंग्लिश वीक है उस पे प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 महीना आपके लिए इनफ होता है, इतना कि आप एग्जाम में लिख सके या बोल सके, समझा सके। वो बहुत बड़ा बात नहीं है, वो आसान है। टॉपिक समझना बड़ा बात है। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। एक शख्स को अगर इंग्लिश बोलना नहीं आता अच्छे से, या इवन उसको कॉन्वर्सेशन पावर भी उतना अच्छा नहीं है, बट काम आता है ना, उसको जॉब मिल जाता है। हम ये बात मानते हैं कि एज उसको मतलब नहीं दिया जाएगा उतना। फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा कोई बंदा है जिसको मिनिमम लेवल पे आता है काम, और उसका पर्सनैलिटी अच्छा है या उसका कॉन्वर्सेशन पावर अच्छा है, जब वो बोलता है तो लोग सुनते हैं, तो उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको जॉब मिलेगा नहीं जो बंदा को नहीं आता। ऑफ कोर्स आपको बेहतर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन लीस्ट लेवल पे भी इंपॉर्टेंट क्या है? इंग्लिश या काम? अगर कोई इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता है लेकिन उसको काम ही नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है फिर उसको एक ही जगह जॉब मिल सकता है जहाँ पर इंग्लिश बोलना जरूरी होता है, यानी जहाँ पर स्पीकिंग इंग्लिश ही उसका जॉब है। टीचिंग वगैरह कर सकता है वो। आईटी डोमेन में जा नहीं सकता ना। अब एक नेटवर्क इंजीनियर, उसको इंग्लिश बहुत अच्छा आता है लेकिन बेचारे को नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना ही नहीं आता, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश के बेसिस पे तो नहीं रखेगा ना कोई। तो पॉइंट इज कि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा जरूरी है, बाकी सब उसके बाद है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी लैन प्रोटोकॉल यूज्ड इन वायरलेस नेटवर्क? अब इस क्वेश्चन को सुनते ही मैं आगे बढ़ूंगा, एकदम सुनते ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आपको इसको कमेंट में जवाब देना है ये वाला क्वेश्चन का। ठीक है, हाउ डज द कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलेक्शन डिटेक्शन मैकेनिज्म वर्क इन ईथरनेट? ये भी सेम है, वही चीज हम लोग डिस्कस किए इसके बारे में। रिट्रांसमिट वगैरह
करता है इसके बेसिस पे। इसी तरीके से हाउ व्हाट इज़ द IEEE 8 स्टैंडर्ड कॉमनली नोन एज़ वाई-फाई, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है? वाई-फाई। इसी तरीके से हाउ डज़ द प्योर अलोहा प्रोटोकॉल हैंडल्स डेटा ट्रांसमिशन, कैसे करके हैंडल करता है? प्योर अलोहा कैसे हैंडल करता है? विदाउट कोऑर्डिनेशन, ठीक हो गया? पोटेंशियली ये क्या होता है? कोलिजन होता है। व्हाट इंप्रूवमेंट डज़ स्लॉटेड अलोहा ऑफर्स ओवर प्योर अलोहा? भाई ये तो बहुत सिंपल चीज़ है कि प्योर अलोहा का क्या प्रॉब्लम था? मेन था कि भाई बिना कोऑर्डिनेशन का भेजते थे स्टेशंस और बिना कोई रिस्ट्रिक्शन का था, उससे कोलिजन होता था। तो प्योर अलोहा को का ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्लॉटेड अलोहा आया, जो क्या करता है भाई, टाइम स्लॉट में बाँट देता है। पहला टाइम मेसेज आप दे सकते हैं, दूसरा टाइम भेजने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, सिंपल। व्हाट रोल डू लैन प्रोटोकॉल प्लेज इन नेटवर्क कम्युनिकेशन? लैन प्रोटोकॉल का रोल क्या है नेटवर्क कम्युनिकेशन में? तो भाई ज़ाहिर-सी बात है, पूरा का पूरा लोकल एरिया नेटवर्क उसी के प्रोटोकॉल पे तो चल रहा है। अगर वही नहीं रहेगा तो लोकल एरिया नेटवर्क ही नहीं मतलब काम कर पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो पूरा लोकल एरिया नेटवर्क को मैनेज करता है, गवर्न करता है। व्हाई इज़ द अंडरस्टैंडिंग चैनल एलोकेशन एंड अलोहा प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क डिजाइन? ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है। चैनल एलोकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चैनल एलोकेशन में गड़बड़ हुआ तो लोकल एरिया नेटवर्क या नेटवर्क में किस तरीके से चैनल एलोकेट होता है एफिशिएंट तरीके से, वो खराब हो जाएगा। अलोहा के बारे में नहीं पता होगा तो भाई ज़ाहिर-सी बात है, कोलिजन डिटेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा नेटवर्क्स में, ठीक है? सो इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव जो था वो भी देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म बिहाइंड चैनल एलोकेशन। अब आप इसको बहुत डिटेल से जवाब दे सकते हैं कि भाई क्या-क्या प्रिंसिपल और मैकेनिज्म है। तो आप बोलेंगे मैकेनिज्म में तो 3 चीज़ है। पहला बात तो एलोकेशन यानी चैनल एलोकेशन क्या होता है, आप ये डेफिनिशन देंगे। फिर आप बोलेंगे एलोकेशन का मेथड में 3 टेक्निक्स होता है। उसमें से उसका प्रिंसिपल और तीनों का अलग-अलग मैकेनिज्म और डिटेल में बता देंगे। सिंपल सी बात, इस पे तो आप मतलब 600-800 लाइन का पूरा लिख सकते हैं डिटेल में। लर्न द ऑपरेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लर्न द ऑपरेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लैन प्रोटोकॉल इन डेटा कम्युनिकेशन। तो भाई डेटा कम्युनिकेशन में ऑपरेशन एंड सिग्निफिकेंस, ऑपरेशन का मतलब काम क्या करता है, सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंट कितना है लैन प्रोटोकॉल का, इजी बता सकते हैं। ऑपरेशन क्या है, वायरलेस वायर्ड वाला और उसमें जो भी इथरनेट वगैरह डिटेल वाला, और सिग्निफिकेंस तो भाई आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड बना हुआ और क्या इंपॉर्टेंस है बेसिकली, ठीक है। एक्सप्लोर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ अलोहा प्रोटोकॉल इन शेयर्ड नेटवर्क। याद रखिए जब अलोहा प्रोटोकॉल बोला जाता है ना, तो और उसमें एडवांटेज और लिमिटेशन बोला जा रहा है ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि आप जनरल बात करें, एक है कि आप स्पेसिफिक डिस्कस करें, जो कि बहुत अच्छा। अगर आप स्पेसिफिक डिस्कस करते हैं तो आप पहले अलोहा के बारे में बताएंगे, बेसिक के अलोहा प्रोटोकॉल क्या करता है शेयर नेटवर्क वगैरह में। फिर आप बोलेंगे कि प्योर अलोहा, अगर आपको याद हो तो 1960s का हवाला भी दे देंगे कि इस वक्त हुआ था ये, और हवाई यूनिवर्सिटी में हुआ था ये भी, अगर आपको याद रहा तो आप बोल देंगे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका प्रॉब्लम बताएंगे कि क्या अलोहा में प्रॉब्लम था, और वो लिमिटेशंस को रिफर करेगा, ठीक है। उसके बाद आप एडवांटेज बताएंगे, किसका, अलोहा का भी बताएंगे, जो कि सिंपल यानी इसके एडवांटेज में सिर्फ सिंपल ही लिखना, और जो स्लॉटेड अलोहा है उस पे एडवांटेज आप बताएंगे कि प्योर अलोहा को सॉल्व करने के लिए जब आया तो ये अलोहा का, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या गया है कि एक्सप्लोर करिए एडवांटेजेस और लिमिटेशंस अलोहा का। तो अलोहा में एडवांटेज है और लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन प्योर वाले में, एडवांटेज स्लॉटेड वाले में। तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चंस को। जैसे आप मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम करते हैं ना, समझ कर, वैसे समझना जरूरी है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे तो भी फिर तो प्रॉब्लम है ना। कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट चैनल एलोकेशन टेक्निक्स लाइक एफडीएम, टीडीएम एंड सीडीएम। अब ये तो आप आराम से कंपेयर क्या पूरा एनालिसिस दे देंगे आप, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग लैन प्रोटोकॉल सच एज इथरनेट वाईफाई टू एस्टैब्लिश इस एफिशिएंट लोकल नेटवर्क। लोकल नेटवर्क को एफिशिएंटली अप्लाई करने के लिए लैन प्रोटोकॉल में इथरनेट और वाईफाई आपका जरूरत पड़ता है। इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ अ प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल्स इन रैंडम एक्सेस कम्युनिकेशन। इसका भी जवाब आपको समझ में आ गया। तो फाइनली हमारा ये क्रैश कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है और मेरा हालत खराब हो गया बोलते बोलते। तो डेटा लिंक लेयर का हमने सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और टेक्निक्स में 3 मेजर टॉपिक को बहुत डिटेल से समझा, और दिमाग में ये बात जरूर घुसा कर रखना कि ये मॉडर्न टेक्निक्स है, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स ये टेक्निक्स यूज करते हैं। सबसे बड़ा टेक्निक उसमें था चैनल एलोकेशन। टेक्निक्स का मतलब टॉपिक चैनल एलोकेशन, डेटा कम्युनिकेशन के अंदर चैनल एलोकेशन, उसका डिटेल पढ़ा। लैन प्रोटोकॉल उसका डिटेल पढ़ा। अलोहा प्रोटोकॉल उसका डिटेल पढ़ा। तो फाइनली ये टॉपिक भी हो जाता है हमारा कवर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, अभी भी डेटा लिंक लेयर पे नहीं आए हैं, अभी भी हम लोग फिजिकल लेयर ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्रैश कोर्स आएगा वो भी फिजिकल लेयर के ऊपर ही होगा। हाँ, फिजिकल लेयर पे काफी ज्यादा डिटेल डिस्कशन होता है, तो उसको स्किप नहीं किया जा सकता, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत मत करो यार ऐसा। मतलब मत करो का मतलब ये नहीं कि चैनल सब्सक्राइब मत करो, मत करो का मतलब है कि ऐसा मत करो, इतना मेहनत कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा दो, लाइक भी कर देना।